चल ठीक है स्टार्ट। चलो देखते हैं। ठीक है, हम 10 सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं सर्विंग इसमें। ये वाला जो सब्जेक्ट है अपना इंपॉर्टेंट कौन से एग्जाम के लिए रहे हैं देखिए ना। सबसे पहले बेसिक तो ये SC/SE के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गेट में इम्पोर्टेंट रहते हैं, इसी बारे में बात नहीं कर रहे हैं। SC/SE में इम्पोर्टेंट है, RRB JEE के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेट का जो व्यापम JEE का एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो रैंडम एग्ज़ाम होते हैं ना NTPC वगैरह या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से अगर परसेंटेज देखोगे टोटल एग्जाम में जितने क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें ना SC/SE में लगभग ये हमको आउट ऑफ 150 10 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं। आउट ऑफ 150 10 से 12 क्वेश्चन हमको जो सर्विंग से मिलेंगे। RRB JEE जो है ना जो 100 मार्क्स का इसमें टेक्निकल है, ठीक है ना, तो ये मिनिमम जो आया 4 मार्क्स आया, मैक्सिमम जो आया वो 21 मार्क्स है। सर्विंग की बात कर रहे हैं ठीक है। यहाँ देखिए व्यापम JEE जो है ना इसमें हमको मिलेगा मिनिमम जो आज तक आया है एग्जाम में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा था सर्वे से, और मैक्सिमम जो एक एग्जाम में 29 क्वेश्चन पूछ चुका है आउट ऑफ 100, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कोई सडन पैटर्न नहीं होता है, व्यापम JEE में कोई सडन पैटर्न नहीं है, RRB JEE में कोई सडन पैटर्न नहीं है। SC/SE का पैटर्न थोड़ा सा अपना प्रेडिक्टेबल रहता है ना कि लगभग सब में लगभग एग्जाम में बांट दिया क्वेश्चन को। NTPC है ना कभी कभार एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हालांकि इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन मान सकते हैं इसमें सर्विंग से, ठीक है। याद रखिए ना ये जो सब्जेक्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों फील्ड में है ना, क्योंकि सबसे बेसिक जो फील्ड है हमारा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर मान लेते हैं हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं, और उसमें चलो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कोई जिला है हमारे जैसे 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो मेन काम है वो तो खैर इसका हेड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। इस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर में है ना, हो सकता है 2 हो सकता है 3 क्या रहेंगे हमारे यही रहते हैं, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर ये मान लेते हैं अपना यही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर A1 A2 A3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर ये 3 हमारे पास मान लेते हैं सब डिवीजन है ना, इन सब डिवीजन का SDO बोलो या A बोलो। उसके बाद अगर इसका ब्रेकअप देखते हैं एक के अंडर में है ना, मिनिमम 1 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 4-5 भी हो सकते हैं JEE, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये काम आता है JEE से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर एक JEE का काम फील्ड लेवल पे जो मेन काम है सर्वे का है ना वो JEE के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं JEE के एग्जाम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर ना JEE का मेन काम ही है फील्ड की पूरी मेजरमेंट लेना है ना, प्रोजेक्ट बनाना, एस्टिमेट बनाना, उसके बेसिस पे पूरी सर्वे इसमें करना पड़ेगा। सिलेबस में क्या क्या देखेंगे अपन, मेन इंपॉर्टेंट है ये JEE के लिए है। सिलेबस में क्या क्या देखने वाले हैं प्लान 2 है। सबसे पहले इसमें देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, सर्वे का इंट्रोडक्शन, और इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम निकालने का तरीका क्या है, गवर्नमेंट और गेट में फर्क है बेसिकली। तो गेट में अगर मान के चलना कि सर्वेइंग में हमारे पास 10 चैप्टर है, उसमें हम लोग 4 चैप्टर भी पढ़ेंगे और उसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट का एग्जाम है इसमें हम लोग हर टॉपिक से होकर निकलना रहता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा वो उसमें सर्टेन नहीं है। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो बहुत ज़्यादा डेप्थ का नहीं आएगा, एकदम ऊपर आ जाता है ना, ऊपरी लेवल का क्वेश्चन होता है। मतलब क्या पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी है गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए। और अभी की बात की जाए है ना, मान के चलना कि ये जो 2022 अभी हमारा चल रहा है इस साल तो वही है, उसके अलावा 84 बैच जो है ना, 84 बैच, 87 बैच और 89 बैच, 1984 1987 1989 ये वाला जो बैच था जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई थी और पूरी सीट फिल हुई थी ना, इनका जो रिटायरमेंट है ये अभी दिखेगा अपने 2024 तक, और चूंकि 60 से 62 कर दिया गया था 2025 तक, ठीक है। मैक्सिमम जो रिटायरमेंट अपने को दिखेगा वो इसी के दौरान दिखेगा 2022 23 24 और 25। यहाँ तक 25 के बाद सिविल की वैकेंसी आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। जितनी जॉब आनी है वो इस रेंज में आ जाएगी, क्योंकि अभी जो जॉब में आएंगे मान लीजिए 2022 में कोई जॉब में आने वाला है, ठीक है, उसकी एज क्या होगी है ना, ठीक है। ब्रिलियंट होगा तो 22-23 में निकल जाएगा, नहीं होगा तो 25 की एज में निकलेगा, ठीक है। 25 की एज में भी निकलेगा तो उसके पास काम करने के लिए 37 ईयर्स बाकी है, समझ लो 62 की रिटायरमेंट की एज है। 25 साल में भी अगर वो ज्वाइन करता है, 26 साल में ज्वाइन करता है, उसके पास 35 से 37 साल है, मतलब 2022 प्लस 37 आज की डेट में जो आ रहे हैं जॉब में वो 2060 में रिटायर होगा, तो सीट अभी फुल हो जाएगी, तो बाद में जॉब आने की गुंजाइश बहुत कम है। जो भी आना है 2022 और 23 और 24 है ना, ये 3 तो बहुत ज़्यादा क्रीमियर, ठीक है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ता जाएगा वैकेंसी आते जाएगी, और 2025 हम लोग इसका एंड मान के चलते हैं। 2025 के बाद गवर्नमेंट जॉब सिविल की बात कर रहे हैं ना, मगर उसमें आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ रखिए
आगे देखते हैं लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग इसमें। इंट्रोडक्शन देखने के बाद लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग पहले लिख देते हैं ना, लेवलिंग, ठीक। इसके अलावा इसमें कंपास सर्वे, ठीक है, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें टेक्नोमेट्रिक सर्वे, ठीक है, लॉ ऑफ वेट्स, ट्रैवर्सिंग, वॉल्यूम, ठीक है, सर्कुलर कर्व्स, थ्योरोलाइट, ऐसे भी देखते हैं फोटो। सर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें ना लेवलिंग देखते हैं, कंपास सर्वे, टेक्नोमेट्रिक सर्वे। इसके अलावा अगर उसमें टॉपिक बच जाता है हमारे यहाँ चेन सर्वेइंग, एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, चेन सर्वेइंग और प्लेन टेबल सर्वे और ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे ना इसी में ले लेते हैं अपन इंट्रोडक्शन के साथ ही चेन सर्वेइंग इसी में ले लो, चेन सर्वे, और एरिया एंड वॉल्यूम के साथ इसमें प्लेन टेबल सर्वे ले लेते हैं, ठीक है ना। याद रखना गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से कि जो भी हमारा शुरुआत का जो टॉपिक रहता है ना, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें जो शुरुआत का टॉपिक रहता है, शुरुआत का जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल शुरुआत में हम कैसे भी पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ाने का और पढ़ने का सीक्वेंस भी वैसे ही रहता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको पहले हम लोग कवर करेंगे और धीरे धीरे हम लोग लिस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ से अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे पास ये 10 चैप्टर है ना। 10 चैप्टर में 4 चैप्टर जो है वो 80% क्वेश्चन दे देगा और बाकी के जो 6 चैप्टर है वो हमको 20% क्वेश्चन देने वाले हैं ना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखोगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखने लगे हम लोग इंट्रोडक्शन तो है ही है ना। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है हमारा कंपास, ये है ना लेवलिंग, लेवलिंग के बाद कंपास सर्वे है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिला है, ठीक है। याद रखिए लेवलिंग के साथ साथ एक और टॉपिक ले लेते हैं इसमें कंटूरिंग को, ठीक है ना। इसके अलावा देखो 5 स्टार में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्रैवर्सिंग के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें थ्योरी पूछता है काफी ज्यादा आपने, इसको 5 स्टार में ले लेते हैं। उसके बाद आते हैं ओके ओके टाइप का टॉपिक है ना, इसमें आ जाएगा हमारा 3 स्टार में इंट्रोडक्शन, ठीक है। टेक्नोमेट्रिक में वीडियो पर ले लेते हैं 3 स्टार, ठीक है, बस इतना है ना। उसके बाद बात देखते हैं लिस्ट इंपॉर्टेंट, लिस्ट इंपॉर्टेंट में हमारा ये लॉ ऑफ वेट्स का इंपॉर्टेंट है। एरिया वॉल्यूम गेट में ज्यादा पूछता है, गवर्नमेंट वैसे पूछता नहीं, प्लेन टेबल सर्वे से ज्यादा पूछता, रैंडम लग जाएगा ना। कर्व जो है ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इसको ट्रांसपोर्टेशन में ले लेते हैं हम लोग है ना, हाईवे जब पढ़ते हैं उसको पढ़ लेते हैं, इसलिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन यहाँ पे नहीं करते हैं ना। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे ये भी कभी कभार आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ क्लियर है ना। तो जो अपन ये मान के चलते हैं ना कि कोशिश तो अपन ये करेंगे है ना, अगर आप लोग डिग्री होल्डर है हम लोग है ना, डिग्री होल्डर है तो हम लोग कोशिश करेंगे यही की जॉब का, क्योंकि यही से या चलो ठीक है जेई बन भी जाते हो, अभी तो जो जॉब मिलता है चपरासी भी बन जाए तो बड़ी बात है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो जाता है आज के डेट में। लेकिन आज की डेट में अगर जेई बन जाता है ना तो फिर भी आपको जेई बनने में 5 साल 10 साल लगेगा। पहले क्या होता था, पहले 15-20 साल लग जाता था, अभी क्योंकि ऊपर खाली है तो तुम्हें कम टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी अगर यही बनते हो तो ई बनने का चांस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आने में, आपको 2-3 साल में ही मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएंगे हम लोग है ना। 3-4 साल के बाद ऐसा होगा कि सारे डिपार्टमेंट को यम लोगों से दिखेगा ना, चाहे एसडीएम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एई हो, चाहे जेई हो, सारे के सारे लोग अपने यम बैच को दिखने वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाले लगभग पूरे रिटायर हो जाएंगे। कब तक? 2025 तक। सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट की रिटायरमेंट का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, बेसिक सब समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक इंट्रोडक्शन से डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं इसको। सर्वेइंग क्या है समझना है ना। सर्वेइंग एक ब्रांच है साइंस का, ठीक है। यहाँ तक सिविल इंजीनियरिंग का सर्वेइंग इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ तक इसमें दो ही चीजों की हम लोग बात करेंगे, एक तो हम लेंथ की बात करते हैं, दूसरा हम एंगल की बात करते हैं। कहाँ पे? अर्थ के सरफेस पे, उसके ऊपर या उसके नीचे, ठीक समझ पा रहे हैं ना। यहाँ तक मतलब सर्वेइंग इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद बोथ द लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स ऑन अबव और बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। यहाँ तक ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जब हम लोग इंटरव्यू में बैठते हैं, इंटरव्यू में कभी बैठते हैं, जेई के लेवल में जाओगे इंटरव्यू में नहीं जाओगे, लेकिन जेई में जब इंटरव्यू होता है, ठीक है। यहाँ तक तो वहाँ सबसे पहले पूछते हैं फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका, मतलब लगभग ऐसा होता है बातचीत जब स्टार्ट करते हैं हम लोग पूछेंगे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। फेवरेट सब्जेक्ट में मान लेते हैं बोलते हैं सर्वेइंग या ट्रांसपोर्टेशन है ना, या पीएचई या अपना ट्रांसपोर्टेशन, तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ना, डिफाइन सर्वे। तो वहाँ पे हम लोग बड़ा जाते हैं कि सर्वे क्या होता है, तो बताओगे सर
सर्वे कुछ ऐसा होता है जिसमें हम लोग लेवलिंग करते हैं, लॉ वेट्स होता है, ट्रेवलिंग होता है, तो ये मतलब शुरुआत में कॉन्फिडेंस अपना लूज हो जाएगा और वो उनके ऊपर उनका ही पड़ता है, नेगेटिव पड़ जाता है। ठीक है, तो कम से कम सब्जेक्ट्स का डेफिनेशन अपने को आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक है ना, सब लिखवा रहा हूँ उसका डेफिनेशन वगैरह, सब्जेक्ट का डेफिनेशन लगभग सबका अपने को पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो आगे देखते हैं, ध्यान देना, आगे ध्यान देना, जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, है ना, मेन ऑब्जेक्टिव है सर्वे का, जब जो प्रिंसिपल है, समझना है ना, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, सर्वे की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लेते हैं हम किसी डिपार्टमेंट में या कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की मतलब, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं पीडब्ल्यूडी में, पीडब्ल्यूडी में क्या करना पड़ेगा ना, सड़कें बनानी पड़ेगी, ठीक है, बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, आंगनबाड़ियाँ बनानी पड़ेगी, चिमनियाँ बनानी पड़ेगी। मान लेते हैं पीएचई डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब पीएचई डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उनको वाटर टैंक बनाना पड़ेगा, है ना, पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, सीवेज डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, सीवर ट्रंक वगैरह बनेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, एनिकट लेवल से मारते हैं हम उसको, थोड़ा बहुत देखते हैं उसको। ठीक है, मान लेते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है ना, डिपार्टमेंट तो समझते हो कहाँ जा सकता है सिविल वाले। हम सिविल का स्कोप देखें, कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं निर्माण वाला, जो कंस्ट्रक्शन वाला वो कौन कौन सा है, उसमें हमारे पास पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी भी दो टाइप का होता है। ठीक, समझ पा रहे हो, पीडब्ल्यूडी भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेट का और एक होता है हमारा सेंट्रल का सीपीडब्ल्यूडी। ठीक है, आपको सीपीडब्ल्यूडी के लिए या तो वो आपको आईएएस निकालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, और अगर जेई के थ्रू जाना है तो एसएससी जेई से जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्टेट में काम करना है, स्टेट का जॉब ज्यादा बेटर है वहाँ से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। पीडब्ल्यूडी है हमारे पास, और बताओ डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज आरईएस है हमारे पास, और डब्ल्यूआरडी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का, इरिगेशन बोलते हैं जिसको, और ये सब तो खैर अपने काम करने वाले डिपार्टमेंट है जहाँ पे करना पड़ता है ना, हाउसिंग बोर्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, दोनों स्टेट के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, आरईएस, डब्ल्यूआरडी, एचबी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा मान लेते हैं सेंट्रल की जॉब है एसएससी में, तो एक होता है सबसे मतलब चार्मिंग जॉब बोलते हैं जिसको, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, है ना, मिलिट्री में जाकर सिविल इंजीनियर काम करते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, है ना, सड़कें बनाने का काम है लेकिन बॉर्डर्स पे, डीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। और क्या आप देख सकते हैं अपन इसमें, और कौन से डिपार्टमेंट है, ध्यान देना, सीईसीबी और सीएसईबी, है ना, ये स्टेट का होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, सीएसईबी मतलब ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये जो सीईसीबी है ना, ये हमारा पर्यावरण मंडल होता है, इन्वायरमेंटल बोर्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, इसमें भी जॉब आती है हमारी। इसके अलावा और बताओ क्या क्या जॉब हो सकता है, अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का हो सकता है, ठीक है, लेक्चरर बन सकते हैं हम। ठीक है ना, अगर एमटेक किए हुए हैं तो अपन डिग्री वालों को पढ़ा सकते हैं, अगर सिर्फ डिग्री किए हो तो डिप्लोमा वाले को पढ़ा सकते हो। ठीक है ना, इसकी भी वैकेंसी स्टेट में आने वाली है, ये भी हमारा डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अभी अपन इतना ही बात करते हैं, इन सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है इन दोनों को छोड़ के, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर है ना, इनको छोड़ के ये सारे जो वर्किंग डिपार्टमेंट है यहाँ पे आपको सर्वे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ पे आपको हमेशा सर्वे की जरूरत पड़ेगी। और ये सर्वे को सिखाने वाला नहीं, मतलब मान लेते हैं आज की डेट में ये पढ़ रहे हो और कल की डेट में मान लेते हैं सिलेक्शन हो जाता है, जिस दिन ज्वाइन करोगे उसको कुछ सिखाया नहीं कि सर्वे कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हम लोग को भी कोई नहीं सिखाया, 2017 में जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो कभी कुछ सिखाया नहीं कि मतलब क्या होता है क्या नहीं। तो वही मान के चलते हैं कि डिग्री करके आए, डिप्लोमा करके आए, मतलब सारी चीज़ आती है, सीधा पकड़ाएंगे स्टाफ, डम्पी लेवल है, थोड़ोलाइट या प्लेन टेबल, या फिर अपना जो अपना आज की डेट में इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अपने एडवांस हो गए वो सब पकड़ाएंगे और बोलेंगे आप सर्वे करके आए। ठीक है, यहाँ तक वहाँ को बताने वाली है, मतलब बेसिक अपने को आना चाहिए, है ना। आज के डेट में टोटल स्टेशन चलता है हमारे, बेसिकली टोटल स्टेशन चलता है। ठीक है, यहाँ तक इन सारे डिपार्टमेंट्स को जो है ना आपको सर्वे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक है ना। आगे बात करते हैं, ध्यान देना, इंट्रोडक्शन अपन देख रहे हैं, इसी बार इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे का, सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कहीं पे भी अपने कोई एस्टिमेट बनाना है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, हमारे पास एसओआर, ध्यान देना, है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास एसओआर होता है। एसओआर समझते हो, एसओआर है शेड्यूल ऑफ रेट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक गवर्नमेंट की एक बुक आती है, गवर्नमेंट की एक बुक आती है, समझ पा रहे हैं, जैसे मान के चलना है ना, कहीं पे भी हम लोग बात करते हैं, कहीं पे भी बात करें, मान लीजिए चलो बिल्डिंग ही बनानी है, ठीक है, मान लीजिए बिल्डिंग बनानी है, ये कैनाल की लाइनिंग करनी है जिसमें डब्ल्यूआरडी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, ये सब तो समझते हो ना, कैनाल लाइनिंग और क्या होती है, जो नहरें हैं हमारी, है ना, उसको कंक्रीटिंग करते हैं। ठीक है, उसको कंक्रीटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं लाइनिंग। ठीक है, यहाँ तक लाइनिंग जो है क्या बचाता है, देखो पानी का वेस्टेज बचाता है। नॉर्मल अगर आर्दन कैनाल से हम पानी बहाएंगे तो पानी में सोख लेगा। ठीक है, यहाँ तक लेकिन जब हम लोग लाइनिंग करते हैं यहाँ पे पानी अपना बचता है। ठीक है, यहाँ तक आने वाले टाइम में तो वर्ल्ड ओवर जो होगा वो पानी के लिए ही होगा, तो अपन समझ ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं यहाँ पे कुछ चीजें आई है ना, जैसे कि मान लेते हैं बिल्डिंग ही बना रहे हैं अपन, और बिल्डिंग बनाने में ब्रिक वर्क क्या यूज होता है, ब्रिक वर्क। ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं कोई अपन को
कोई वॉल भी बनानी है, ठीक है। यहाँ पे इस वॉल जो है इसकी लेंथ है मान लेते हैं 5 मीटर है ना, इसकी हाइट है मान लेते हैं कितनी 3 मीटर, और इसकी जो थिकनेस है ना, थर्ड डायमेंशन है, वो अगर 1 ब्रिक वॉल की होती है 1.5 ब्रिक वॉल की होती है, मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है ना, मतलब 1.5 ब्रिक बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये जाएगा हमारा 0.3 मीटर। तो इसका अगर हमने क्वांटिटी निकाला, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ब्रिक वॉल का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक होता है, क्यूबिक होता है, इसमें देखो क्यूबिक मीटर, यहाँ पे क्लियर, क्यूबिक अलग है, क्यूबिक मीटर अलग है, यहाँ पे क्लियर है ना। क्यों समझना है, ये कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय इसका डेप्थ, मतलब ये आ गया 4.5 क्यूबिक मीटर, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है एकदम समझ पा रहे हो। मतलब इस वॉल का जो 4.5 क्यूबिक है, इसका पैसा सरकार कितना देगी अपने को, एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। इसका पैसा सरकार देती है एफओआर के हिसाब से, इसमें फिक्स होता है, इसको रेट फिक्स होता है ना। जैसे मान लेते हैं स्टील, जैसे मान लेते हैं स्टील, ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं ब्रिक वर्क है ना, मान लेते हैं कंक्रीटिंग, इन सब का रेट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एफओआर में फिक्स है। जैसे मान के चलना स्टील की बात करते हैं, छड़ की बात करते हैं ना, तो छड़ को कटिंग करना पड़ता है ना, उसको राउंडिंग करना पड़ता है, वेल्डिंग करना पड़ता है, वो सारी चीजें करके स्टील का रेट गवर्नमेंट जो देती है अपने को 53.50 रुपए पर केजी देती है, 53.50 रुपए, ठीक है। यहाँ तक अब जो छड़ खरीद के ला रहे हो है ना, वो 40 रुपए में ला रहे हो कि 35 रुपए में ला रहे हो कि आज के डेट में 75-80 रुपए है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है। यहाँ तक सरकार जो है तुम 1 किलो केजी लगाओगे तो 53.50 रुपए देगी है ना, अगर गवर्नमेंट ने वर्क कर रहे हो तो, ठीक है। यहाँ तक है ना, कहाँ से आया वो एसओआर से आया। ये एसओआर जो होता है ना, वो डिपार्टमेंट्स का अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी का एसओआर भी है, हमारे यहाँ पीएचई का एसओआर भी है ना, आरईएस का भी एक मैनुअल है और डब्ल्यूआरडी का भी मैनुअल है, इरिगेशन का भी मैनुअल है, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, पीडब्ल्यूडी में 53.50% हो सकता है, पीएचई में 55 रुपए मिल जाए एक आदमी, मतलब ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 53 है दूसरे में 70 रुपए मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। तो एसओआर हमारे पास है, वहां से हम लोग ये क्वांटिटी निकालेंगे। ये सब के लिए क्या करना पड़ता है ना, ये सब क्वांटिटीज निकालने के लिए हमें सर्वे करना ही पड़ता है, ठीक है। अर्थ वर्क करना पड़ेगा, कैनाल की लाइनिंग अर्थ वर्क करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। प्लेन अपने पास जमीन है और कैनाल बनानी है तो अपने को अर्थ वर्क करना पड़ेगा, चाहे जेसीबी से करो या मैनुअल करो या जिससे भी करो, ठीक है। उसी क्वांटिटी निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ता है। बेसिकली लेवलिंग है ना, अंडुलेशंस कितने हैं, कितनी कटिंग करनी पड़ेगी, कितनी फिलिंग करनी पड़ती है, ये सारी चीजों के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, ठीक है। सड़क बनाओगे, क्या प्रोसेस होता है सड़क बनाने का, आज इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं ना। अगर हम माने तो रोड बनाना है, ये ना इंटरव्यू में इनका फेवरेट है। जैसे हम लोग भी जब जैसे 2016 में मैं पास आउट हुआ था और 2016 में इंटरव्यू में बैठा, उसी साल हो गया था सिलेक्शन, उसी साल इंटरव्यू में बैठा था 2016 में 2 महीने के बाद। तो वो ये तो जानता है कि भाई फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, तुरंत आ रहा तो फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा थीम तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं ये बोलूंगा कि सड़क बनाना है, बताओ इसको क्या कितना डालते हैं, कितना डालते नहीं बता पाओगे, लेकिन बेसिकली करना क्या पड़ता है वो तो तुमको पता होना चाहिए ना, मतलब एक थीम तो होना चाहिए, कैसे करना पड़ेगा। माने तो तुमको रोड बनाना है, क्या करोगे, हाँ एग्जिस्टिंग रोड है तो अपन उसका पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर एक्जिस्टिंग रोड नहीं है तब क्या करेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं मोटा मोटा मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एरिया है, ठीक है। यहाँ तक है ना, ये स्ट्रेच है, मान लेते हैं किसी जंगल में अपने को बनाना है, कोई बिगड़ है, नारायणपुर में पोस्टिंग मिल गई, ठीक है, वहाँ पे अपने को सड़कें बनानी पड़ी, ठीक है। यहाँ तक ये स्ट्रेच है, मान लेते हैं कितना है ना, यहाँ से 0 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ और मान लेते हैं 100 किलोमीटर तक अपने को सर्वे करना है, 100 किलोमीटर तक सर्वे करना है, ठीक है। यहाँ तक अब ये सर्वे करना है ना, तो ये प्लेन जगह तो आपको मिलेगी नहीं, ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। यहाँ तक हो सकता है कहीं पे क्या होंगे है ना, नारायणपुर है या बस्तर है, जो भी कहीं पे अपने को पहाड़ मिलेगा, कहीं पे अपने को नदियां मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक कहीं पे ऐसा होगा तो अपने को टेम्पल मिल गया, ठीक है। यहाँ तक है ना, कहीं पे पूरे पेड़ वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक है ना, हो सकता है कहीं पे अपने को खाई मिल गई, ट्रेंच खाई मिल गई, कहीं से अपने को रेलवे लाइन मिल रही, ठीक है। यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है, तो सड़क यहाँ पे बनानी है, ठीक है। यहाँ तक क्या करेंगे हम लोग है ना, अगर हम लोग इंजीनियर है, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला हम लोग देखो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं यहाँ जाने के, समझ पा रहे हैं ना, मतलब नंबर ऑफ क्या हंड्रेड्स ऑफ रास्ते हो सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने, हो सकता है हम सड़क ऐसे बना दे, हो सकता है यहाँ से निकल जाए, हो सकता है बीच से निकल जाए, हो सकता है नदी के ऊपर से निकल जाए, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहला काम क्या होता है ना, इसका स्टेप बाय स्टेप होता है हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रिकॉग्नाइजेंस है ना, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद करते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी सर्वे, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद करते हैं हम लोग सेकेंडरी सर्वे है ना, और लास्ट में होता है हमारा फाइनल लोकेशन सर्वे, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। रिकॉग्नाइजेंस क्या होता है, रिकॉग्नाइजेंस का मतलब है ऑफिस में बैठ के, अभी हम लोग फील्ड में नहीं जा रहे, ऑफिस में बैठ के हम लोग देखने वाले हैं कि भाई ये एरिया के बारे में स्टडी थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। कहाँ से करेंगे, हमारे पास होती है टोपोग्राफिकल शीट,
ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या होगी टोपोग्राफिकल शीट। क्या होगी टोपोग्राफिकल शीट? टोपोग्राफिकल शीट एक ऐसी शीट है जिसमें जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं, समझ रहे हो, एक शीट होती है ये डिपार्टमेंट के पास होती है, सर्वे ऑफ इंडिया से मिलता है अपने को बेसिकली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उस टोपोग्राफिकल शीट में मान लेते हैं मांगते हो भिलाई का, ये मानते हो दुर्ग जिले का, तो आपको टोपोग्राफिकल शीट मिल जाएगी। क्या होगा उसमें बेसिकली अपने को जो नेचुरल फीचर्स हैं वो दिखेंगे। नेचुरल फीचर्स मतलब माउंटेन हो गए, रेंजेस हो गई, खाइया हो गई, पीक्स हो गए, नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, ये सब अपने को मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सबसे पहले टोपोग्राफिकल शीट को देखते हैं साइट पे, सॉरी ऑफिस में। ऑफिस में देखते हैं हम लोग ये देखते हैं कि वो एरिया किस टाइप का है ना। ऑब्वियसली देखो ध्यान दो, एक प्लेन एरिया में सड़क बनाने से हम लोग को इकोनॉमी का भी तो ध्यान रखना है, पैसे का भी ध्यान रखना है, फंड भी हमारे पास लिमिटेड होता है। ठीक है, जो काम 100 रुपए में किया जा सकता है उसको 500 रुपए में क्यों करेंगे हम, समझ पा रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल सड़कें निकाले तो माउंटेन से भी निकाला जा सकता है, नहीं पहाड़ के बीच में टनल बनाते बनाते हम लोग निकाल सकते हैं, इंजीनियरिंग इतनी हाइट पे तो है ना, टनल के बीच से भी हम लोग जा सकते हैं, पहाड़ को चीरते हुए हम लोग सड़क बना सकते हैं, लेकिन कितना ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस होगा, तो हम लोग अवॉइड करते हैं उसको। बेसिकली जब हम लोग टोपोग्राफिकल शीट देते हैं हम लोग उसमें अवॉइड करते हैं माउंटेन्स के बीच में से जाना, क्योंकि माउंटेन्स के बीच में से जाना है तो माउंटेन्स क्या होता है मतलब लेवल का चेंज बहुत ज्यादा होगा, तो वहाँ पे हमें टनलिंग करनी पड़ेगी, कटिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, कहीं पे ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे हरिद्वार में काम कर रहे हो, उत्तराखंड में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, वो तो पूरा अपना समझ रहे हो ना, कभी हिमपात हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, इतनी जल्दी ब्लास्टिंग का परमिशन भी नहीं मिलता है, जितनी ज्यादा ब्लास्टिंग करते हैं ना उसके बाद वो प्लेट्स हमारी खिसकते जाती है। टेक्टोनिक प्लेट्स समझते हो क्या होती है टेक्टोनिक प्लेट्स? अर्थ के अंदर ना प्लेट्स मूव कर रही है आपस में। ठीक है, यहाँ तक एक प्लेट है ना, हजारों किलोमीटर लंबी प्लेट है, दूसरी प्लेट हजारों किलोमीटर लंबी प्लेट है, ये ऐसा मूव करते रहते हैं, जब टकराते हैं तो अर्थक्वेक आ जाता है ना, जब ऐसा प्लेन टकरा तो बात अलग है। 2-5 सेंटीमीटर कहाँ हजारों किलोमीटर और 2-5 सेंटीमीटर इतना भी ज्यादा अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट हो गया तो भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है हमारे। ठीक है, यहाँ तक ब्लास्टिंग हम लोग अवॉइड करते हैं पहाड़ी एरिया में खास करके, है ना, खास करके जैसे उत्तराखंड हो गया, बाढ़ वाढ़ का रीजन वही है, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई, या अभी जो हम लोग को दिख रहा है ना, एक दिन अगर पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, एग्जाम अगर निकाला तो पेपर पढ़ना चालू कर देना। ठीक है, टेक्निकल हम लोग है तो हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कभी जाओगे या जरूरत पड़ते रहती है, कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर देना, उसमें एडिटोरियल और करंट कम से कम, वो स्पोर्ट्स और पेज से निकाल के बैठे तो मतलब नहीं पड़ेगा, है ना। आपको मेन क्या करना है वहाँ पे तो संपादकीय जो आता है एडिटोरियल, हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो। स्टेट का अगर एग्जाम टारगेट करना है तो हिंदी में पढ़ो, अगर सेंट्रल का एग्जाम टारगेट करना है तो इंग्लिश में पढ़ो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा, उसमें करंट पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें आया था एक बढ़िया आर्टिकल आया था कि अभी जैसे ये जो चारधाम यात्रा चालू हो रही है, ठीक है, और उससे पहले वहाँ पे कैसे 6 महीना तो वो पूरा बर्फबारी होती है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, सड़कें बंद रहती है, वो बंद ही रहता है उत्तराखंड वाला जो है चारधाम यात्रा है, जो केदारनाथ की बात करें, अमरनाथ की बात करें, जिसकी भी बात करें, समझ पा रहे हो। बाकी जब जैसे वो ओपन करते हैं तो उसका मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक वहाँ पे इतना ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उत्तराखंड में, है ना, पूरा हिली एरिया है, गंगा भी वहीं से निकलती है, इतना ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे कि जो वाटर बॉडीज है ना, वाटर बॉडीज को सुखा रहे हैं, वाटर बॉडीज का रास्ता चेंज कर रहे हैं ना। वाटर बॉडीज अगर किधर बह रही है तो हम लोग उसको रोक दे रहे हैं, समझ पा रहे हो। चट्टानों के बीच से पानी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और वो वहाँ से सीपेज हो रहा है, तो आज नहीं तो कल बड़ी दुर्घटना होगी, समझ पा रहे हो। चट्टानें खिसकना चालू हो गई है, वहाँ पे इतना सा तो रास्ता है, समझ पा 3 मीटर के रास्ते में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है, कहीं से भी अगर कुछ हुआ, कहीं पत्थर आ गया, कहीं पे रॉक हो गया, कहीं पे अपना लैंडस्लाइड हो गया, तो फिर वो एक्सीडेंट होता है। लैंडस्लाइड तो होता ही रहता है, कॉमन हो गया। ठीक समझ पा रहे हो। तो ऐसे एरिया में हम लोग ना स्पेशली ब्लास्टिंग अवॉइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये भी मान लेते हैं ऐसा एरिया तो हम ब्लास्टिंग अवॉइड करेंगे। रेलवे लाइन जा रही है ना, रेलवे लाइन और रेलवे से परमिशन ये सब हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नदी जा रही है, अगर क्रॉस करके रास्ता निकाला जा सकता है, उसको अगर अवॉइड किया जा सकता है, उसका अल्टरनेटिव है तो हम नदी को भी नहीं छेड़ते। ठीक है, यहाँ तक लेकिन नदी ऐसी है कि हमको इसके ऊपर से जाना ही पड़ेगा, तो हम लोग वहाँ पे सर्वे करेंगे, ब्रिज बनाएंगे वहाँ, है ना, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। अब ब्रिज बनाना वो भी थोड़ा सा क्या है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर सड़क बनाने में जितना पैसा लगता है ना, उतना तुमको 50 मीटर ब्रिज बनाने में लग जाएगा, समझ रहे हो, तो पैसा ज्यादा लगता है, तो ब्रिज को भी हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं कर पाएंगे तो ब्रिज हमको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ब्रिज भी जो है कभी भी ऐसा स्लैंट नहीं बनाते हैं, ब्रिज भी जो है कभी ऐसा स्लैंट नहीं बना देते, हमेशा ब्रिज क्या करते हैं हम लोग ना कि जो जैसे मान लेते हैं ये रिवर, ठीक है, ये रिवर है, पानी ऐसा जा रहा है, पानी ऐसा जा रहा है। ठीक है, ब्रिज हमेशा बनेगा ना तो वाटर का जो डायरेक्शन है उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं बनता है, कभी भी ऐसा वो स्लाइड नहीं बनेगा। कारण क्या हो सकता है इसका? ब्रिज बनेगा तो ये जो वाटर का डायरेक्शन है ना, पानी का जो फ्लो है उसमें परपेंडिकुलर ही बनता है, कभी भी ऐसा इंक्लाइन नहीं बनाते। कारण क्या हो सकता है? पुल कर देगा उसको। ठीक है, समझना है ना। मान लेते हैं वाटर का फ्लो कुछ ऐसा है और अगर सेंटर में ही लगा है, अगर वो डिस्प्लेस करना भी चाहेगा तो किधर करना चाहेगा, सामने की तरफ करना चाहेगा। ठीक है, जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट टॉप पे आएगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नीचे आ जाएगा, तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। ठीक समझ पा रहे हो। लेकिन देखो ध्यान देना है ना, इसकी पाया से यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम दिख रहा है,
है ना, जिस लाइन तो था वो डायरेक्ट आके पड़ रहा है ना पानी उसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, एक ओवरटर्निंग मूवमेंट जनरेट होगा इसके सेंट्रॉइड क्या होगा, ओवरटर्निंग मूवमेंट समझते हो, समझ लो, ये ऐसा है पानी ऐसा आ रहा है इसको इधर डिस्प्लेस करना चाहिए, लेकिन ऐसा टिल्ट कर दिए और पानी भी जैसा आ रहा है ये इसको बहुत ज़्यादा फ्लो से इधर आगे बढ़ाना चाहिए, तो इधर हमारा एक मूवमेंट जनरेट हो रहा है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, एक ओवरटर्निंग मूवमेंट जनरेट होगा और ये ऐसा पलट जाएगा, इसके बायर्स वगैरह घूम जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि जो ब्रिज बने वो कैसा बने, परपेंडिकुलर ही बने, है ना, वाटर फ्लो को परपेंडिकुलर ही बने, ठीक है। यहाँ तक तो अब ब्रिज बनाना पड़ेगा, वो भी हम लोग देख लेंगे। अब इसमें कंटूरिंग भी देखते हैं, कंटूर हम लोग पढ़ेंगे, अभी जैसे इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, कंटूर क्या होता है, कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम और इक्वल एलिवेशन, ठीक है। यहाँ तक कंटूर क्या है, कंटूर एक इमेजिनरी लाइन है जो कहाँ पे दिखेगा, तो टोपोग्राफी शीट में दिखती है, फील्ड में नहीं दिखेगा, ये कंटूर लाइन जा रही है, ठीक है। यहाँ तक मान लेते हैं ये कोई पहाड़ है, समझ रहे हैं, ऐसा हम डेप्थ में और पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि पहाड़ से क्रॉस सेक्शन बन देगा, ठीक है। यहाँ तक सबका एलिवेशन चेक करते हैं, मान लेते हैं इसका एलिवेशन कितना हमारा 90 मीटर, कहीं से डेटा होगा हमारा, कहीं से रेफरेंस लाइन होगा, समझते हो ना, समुद्र तल से ऊंचाई लिखा रहता है, रेलवे स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो हमारा लिखा रहता है ऑल्टीट्यूड, है ना, या समुद्र तल से ऊंचाई वगैरह लिखा रहता है उसमें, हेलो ठीक है, समझ रहे हैं। ये जो पहाड़ है अपने पास है ना, इसका जो दिख रहा है अपना क्या 90 मीटर, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टीट्यूड समझ रहे हो ना, समुद्र से ऊंचाई का हमारा रेफरेंस होता है, डेटम होता है, वहां से हम लोग सारे पॉइंट्स की हाइट मेजर करके रखे रहते हैं, ठीक है। मान लेते ये भी हो गया हमारा 90 मीटर, ठीक है। ये मान लेते हमारा कितना है 100 मीटर, मान लेते ये जो है ये भी हमारा कितना है 90 मीटर, ठीक है। ये मान लेते 90 मीटर, तो ये जो एक्चुअल साइट है ना, जिसका एलिवेशन अपने को पता है, इनको हम लोग ये मान के चलते हैं कि लाइन आपस में क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है 90-90 की। एक कंटूर जो है, एक कंटूर लाइन है, तो ये जो कंटूर लाइन जा रही है अपनी, इसको क्या बोलेंगे, कंटूर ऑफ 90 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कंटूर ऑफ 90 मीटर मतलब क्या, कंटूर के हर एक पॉइंट पे एलिवेशन है वो कितना हमारा 90 मीटर है, तो कंटूर यहाँ पे होगा, बहुत सारे कंटूर होंगे, बहुत सारे कंटूर होंगे टोपोग्राफिकल शीट में, मान लेते हैं 90 का है, ये 100 का है, ये मान लेते हैं 80 का है, तो हम लोग एक प्राइमर से ये तो स्टडी कर सकते हैं ना कि भाई कहाँ पे ज़्यादा कटिंग करना पड़ेगा, कहाँ पे ज़्यादा फिलिंग करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किए तो हम लोग 90 के कंटूर को फॉलो कर रहे हैं, और 90 के कंटूर से यहाँ पे मान लेते, समझ लो, ये मान लेते हैं अपना 90 का कंटूर है, 90 का कंटूर है, अपन इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर में मान लेते हैं अपना 100 का कंटूर है, तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि 90 के कंटूर की होते जाए ताकि हम लोग कटिंग फिलिंग ना करना पड़े, 90 के कंटूर का मतलब प्लेन, ठीक है। यहाँ तक लेकिन जैसे ही अगर रोड को ऐसा निकालना चालू कर दोगे 100 की तरफ से, इसका क्या मतलब हो गया कि 90 से 100 की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऊपर जाते जा रहे हैं, और ऊपर जाते जा रहे हैं मतलब क्या होगा, आपको सड़क ऐसे तो नहीं बनाएंगे ना, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, पूरी कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक। मान लेते हैं अचानक हम लोग जा रहे हैं और कोई अपने को ट्रेंच मिल गया, कोई खाई मिल गई जिसका अपने कंटूर कितना दिख रहा है, 82 मीटर ही दिख रहा है, क्या मतलब है इसका, 100 से जैसे हम लोग इस खाई से होते हुए जाएंगे तो लोग 18 मीटर की क्या करनी पड़ेगी, फिलिंग करनी पड़ेगी, समझ लो, 18 मीटर की फिलिंग करनी पड़ेगी, कोई आसान काम तो नहीं है, 18 मीटर मतलब 6 मंजिला बिल्डिंग के बराबर फिलिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अवॉइड करेंगे, इतना फिलिंग थोड़ी करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि मिलते जुलते कंटूर से ही हम लोग जाएं, ठीक है। यहाँ तक ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है किसका, रिकॉग्नाइजेंस का, ठीक। जैसे ही हमको ये मिल गया रिकॉग्नाइजेंस, अपन कर लिए कि भाई ये रास्ता बनाने लायक है कि नहीं, सड़क बनाने लायक है भी कि नहीं, हमारे बजट के अंदर है भी कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक है ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे, अभी हम लोग तो मेन सर्वे नहीं है, ठीक है। अभी तो लोग सिर्फ क्या कर प्राइमरी से स्टडी किए, जो तो टेक्निकल नॉलेज है, जो इतना पढ़ के आए हैं, हम लोग ऑफिस में बैठ के देखें कि बनाने लायक है कि नहीं। नेक्स्ट आगे हमारा प्रीलिमिनरी सर्वे, इसमें क्या करने वाले, इसमें हम लोग क्या करेंगे, है ना, कुछ ऑल्टरनेटिव देखेंगे कि सड़कें हमारी कहाँ से जा सकती है और खर्चा कितना कितना आ जाएगा। मान लेते हैं ABCD 4 पॉइंट है, वहां से होते हुए जा रहे हैं 100 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है, ABCEF पॉइंट से होते हुए जा रहे हैं, मान लेते हैं 120 करोड़ खर्चा आ रहा है, मान लेते हैं एक और रास्ता है हमारा वो 70 करोड़ ही खर्चा आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो रास्ता ऐसा है जहाँ से ट्रैफिक ही नहीं गुजरता, 70 करोड़ रुपए ठीक है, कम खर्चा लग रहा है, लेकिन ऐसा रास्ता जहाँ से ट्रैफिक ही नहीं, गाँव ही कवर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ मान लेते 10 गाँव बसे हुए और यहाँ पे 2 ही गाँव है तुम्हारे, ठीक है। भले यहाँ पे खर्चा कम लगे, लेकिन हम लोग किसको प्रिफर करेंगे, जिससे ज्यादा पॉपुलेशन में पानी कवर होगी, तो ये प्रीलिमिनरी सर्वे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी सर्वे, और ये होता है हमारा मेन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। 4-5 जो आपको अल्टरनेटिव मिल गए है ना, कि भाई ये रास्ता भी हो सकता है, ये रास्ता भी हो सकता है, ये रास्ता भी हो सकता है, उसके बाद जो सेकेंडरी सर्वे है इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअल साइट में उतरते हैं,
एक्चुअल साइट में जाते होंगे ना, अपना डंपी लेवल उठाएंगे, स्टाफ लेंगे, ठीक है, करके और इसमें लेवलिंग वगैरह करते हुए और बाकी सारे प्रोसेस को देखेंगे हम क्या क्या करते हैं इसमें ना, किस टाइप का होगा। अगर हिली सर्वे तो अपन इसमें टेक्नोमेट्री भी कर सकते हैं, नॉर्मल पूछा तो कोई दूसरा मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। और लास्ट होता है हमारा फाइनल लोकेशन सर्वे, इसमें हमारा अलाइनमेंट फिक्स हो जाता है। ये मान लेते हैं अलाइनमेंट फिक्स हो गया तो हमारी सड़क ऐसे जाने वाली है, ठीक है, यहाँ तक। अब अलाइनमेंट फिक्स हो गया हमारा, तो इसमें हम लोग क्रॉस सेक्शनिंग करते हैं। सर्वे का एक टाइप है जो लेवलिंग में पढ़े होंगे, क्रॉस सेक्शनिंग करते हैं ना, इधर इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ तक। तो सर्वे की जरूरत ना हमको, ये तो हम लोग रोड का एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा कोई हेलीकॉप्टर बनाना है तो नदी का पूरा लेवल लेना पड़ता है नीचे उतर के अपने को, ठीक है, नदी का लेवल होगी, क्रॉस सेक्शन होगी नदी, तो बहुत सारे तरीके होते हैं उसके, ठीक। आगे बात करते हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे सर्वे का, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट है ना, लेंथ मेजर करना है और एंगल मेजर करना है, ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे देखते हैं, ध्यान दो, सर्वेइंग की और बात करोगे है ना, ये जो सर्वेइंग है ये ब्रॉड लेवल पे मैं लिखा रहा हूँ, कुछ अभी सिर्फ बात कर रहे हैं ना। सर्वेइंग की अगर हम बात करें ना तो दो टाइप की सर्वेइंग होती है, ठीक है, हमारी प्लेन सर्वेइंग, एकदम बेसिक से मुझे मान के चलते हैं, देखो कुछ नहीं पता है ये मान के चल रहे हैं और वहीं से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल है और यही के एग्जाम में टारगेट कर रहा है ना, यही के एग्जाम बंदे को सब टारगेट कर रहे हैं। सर्वेइंग एक होती है हमारी प्लेन सर्वेइंग है और एक होती है हमारी ज्योमेट्रिक सर्वेइंग, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फर्क क्या है दोनों में बेसिक, हम लोग हमेशा अर्थ का सरफेस जो मान के चलते हैं, कैसा मान के चलते हैं, ऐसा स्ट्रेट मान के चलते हैं, सर्वे करते हैं, लेकिन अर्थ का सरफेस ऐसा नहीं है, अर्थ का सरफेस एक्चुअल में क्या है, कर्व जिस टाइप का हमारा, ठीक है, समझते हो ना थोड़ा सा, कुछ इस टाइप का शेप है हमारा, ठीक है ना। कौन सा डायग्राम है, दो टाइप का डायग्राम मान लेते हैं है ना, एक ये एक्स एक्सिस वाला डायग्राम हो गया, एक ये वाई एक्सिस वाला डायग्राम हो गया, ठीक है ना। कौन सा डायग्राम होता है, कौन सा ज्यादा होता है, अर्थ का शेप ना एकदम सर्कुलर नहीं, उसको हम कौन सा शेप बोलते हैं, अंडाकार बोल सकते हैं, ओवल शेप बोल सकते हैं, ठीक है ना, स्फेरॉइड बोल सकते हैं। और बताओ ये वाला थोड़ा ज्यादा होता है, ये वाला थोड़ा सा कम होता है ना, लगभग कितने का फर्क आता है, लगभग 42 किलोमीटर का फर्क आता है। ये वाला जो डाया है छोटा बना हुआ है, ये वाला जो डाया है ये मान लेते हैं 12,756 किलोमीटर के आसपास मिलता है, ठीक है, और ये वाला जो डाया है ये कम मिलता है, 12,713 किलोमीटर के आसपास मिलता है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो 42 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ तक पोल्स किसको बोलते हैं, पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बीच से लाइन जाती है, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर है ना, कितने डिग्री पे, 0 डिग्री, 0 डिग्री ना, एंगल है 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अर्थ को दो हिस्सों में बांट दिया गया है ना, एक होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक समझ पा रहे हो। एक लाइन और जाती है हमारी 23.5, क्या लाइन बोलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा बोलते हैं है ना, नीचे से एक लाइन जाती है कैप्रिकॉर्न है ना, समझ पा रहे हो, इसको हिंदी में बोलते हैं लोग मकर रेखा, ठीक है, यहाँ तक। ये जो अर्थ है ना, ये अपने एक्सिस पे भी कुछ झुकी हुई है, कितने एंगल पे, 23.5 पे अपने एक्सिस पे भी झुकी हुई, बोलने का मतलब क्या, मान लेते हैं हमारा अर्थ है ना, इस टाइप का ऐसा एकदम ऐसा स्ट्रेट नहीं, समझ पा रहे हो, एकदम ऐसा होता है ना, ये अपने एक्सिस पे जैसे 23.5 पे इंक्लाइन है, इसलिए 23.5 हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है ना। इसमें कॉन्टिनेंट्स वगैरह भी जानते हो, बेसिक बेसिक जानते हो ना, बस हम लोग पढ़ गए हैं, कितने हैं कॉन्टिनेंट्स, 7, ठीक है, क्लियर, या इसको हिंदी में महाद्वीप बोलते हैं, पता ना कहाँ से मिलने वाला है आपको, कहाँ से मिलने वाला बता, ये हो गया तुम्हारा एक बेसिक थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना, नॉर्थ अमेरिका और ये मान लेते हैं अमेरिका, ठीक, उसके बाद इसको जियो जो एरिया है ये पूरा यूरोप के एरिया, ठीक है, यूरोप के जस्ट नीचे कुछ इस टाइप का शेप है ना, इधर थोड़ा सा ज़्यादा है, नीचे थोड़ा सा सपोर्ट होगा, ठीक है। इसके बाद ये पूरा एशियन रीजन, ये इतना सा पूरा एशियन रीजन, ये लगभग अपना इंडिया लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे बहुत सारे और हैं, ऑस्ट्रेलिया, इसके नीचे रहता है हमारा ऑस्ट्रेलिया और इधर हमारा न्यूजीलैंड वाला, ठीक, समझ पाओ। 7 कॉन्टिनेंट्स कहाँ दिख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 2, यूरोप 3, एशिया 4, अफ्रीका 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और ये यहाँ पे आता है हमारा अंटार्कटिका, 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे, ठीक है। ओशन मतलब पैसिफिक ओशन का इधर है तुम्हारा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ आ जाएगा हमारा अटलांटिक
यहाँ पे होता है इंडियन ओशन, सिर्फ एक ऐसा है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, जस्ट हमारे इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ तक और इधर फिर आ जाएगा हमारा पैसिफिक, समझ रहे हो, तो राउंड है ना, तो ऐसा ओपन कर दो, इधर जाओ फिर अमेरिका मिल जाएगा आपको, इधर से अमेरिका देखिए, ठीक है। यहाँ तक ना, और बताना ये नीचे में क्या होता है अपना सदर्न, ठीक, और ऊपर नॉर्दर्न अटलांटिक, तो इसी को ही बोलते हैं जो, अच्छा इसको बोलते हैं ना, यहाँ ठीक है। ये आर्कटिक बोल सकते हैं, आर्कटिक बोलते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, साउथ चाइना से कहाँ पे, ये यहाँ पे है ना, कंट्रीज थोड़ा सा लोकेट कर पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो, मतलब ये पढ़ाना तो नहीं चाहिए सर्वे में, लेकिन थोड़ा बहुत अपने को बचपन का थोड़ा सा याद आ जाएगा, ठीक, समझ पा रहे हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना अलास्का, अलास्का के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, और उसके बाद आ जाता है हमारा मैक्सिको, ठीक। और इधर फिर वो साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज है ना, ब्राजील वगैरह ये सब आ जाता है, ठीक है। इधर ये क्या पूरा यूरोप, पूरा यूरोप है, सबसे कम एरिया यूरोप का है, ठीक है। यहाँ तक सबसे कम पॉपुलेशन यूरोप का है, पूरा यूरोप की कंट्रीज को मिला दोगे तो वो 55 करोड़ होते हैं, 65 करोड़, 60-65 करोड़ के आसपास, ठीक है। यहाँ तक मतलब पूरे यूरोप में अगर मान लीजिए 50 देश हैं, उनका डबल तो अकेले इंडिया में रहता है, समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो इसको। यहाँ पे आ जाता है हमारा यूके, छोटा सा एकदम छोटा सा यूके, यहाँ तक और भी बहुत सारा बताने लायक, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, वो सब अपन बात नहीं करते, ठीक है। यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा अफ्रीका, ये हो जाएगा हमारा साउथ अफ्रीका, यहाँ पे मेडागास्कर है, इसी का फर्क पड़ता है कहाँ पे, ये मॉनसून आता है हमारा साउथ, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा हो जाएगा अपना ये रसिया, ये रसिया हो गया, ये तुम्हारा चाइना हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया इंडिया, और इधर फिर होगा इंडिया, फिर इधर आओगे पाकिस्तान, फिर इधर आओगे अफगानिस्तान, फिर इधर आओगे ईरान, है ना, उसके बाद फिर आ जाएगा इराक, उसको बोलते हैं हम लोग मिडिल ईस्ट, मिडिल एशिया है ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो सब यहाँ पे, ठीक, किर्गिस्तान, ठीक है। यहाँ तक ये तो हो गया अपना इंडिया, इधर हो गया अपना म्यांमार आ जाता है, फिर इधर आओगे म्यांमार से इधर, तो पहले तो आता है तुम्हारा थाईलैंड है ना, उसके नीचे और आओगे तो फिर इंडोनेशिया जो आइलैंड है ना, फिर यहाँ पे लाओस है, यहाँ पे फिलीपींस है, ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारा और भी छोटे छोटे कुछ आइलैंड्स वगैरह है, ठीक है। मालदीव्स यहाँ पे छोटे छोटे, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। यहाँ तक तो ये तो तुमको बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है ना। अभी जो हम बात कर रहे थे वो प्लेन सर्वे और ज्योमेट्रिक सर्वे की कर रहे थे, ठीक है। क्लियर है क्या मतलब है, इसका ध्यान देना। अर्थ का सरफेस बेसिकली क्या है, कर्व्ड है, ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं प्लेन, ठीक। अगर स्मॉल स्केल वर्क है, छोटा काम कर रहे हैं हम लोग इसमें, लेस देन 250 स्क्वायर किलोमीटर का, अगर एरिया अंडर कंसीडरेशन फॉर सर्वे, तो एरिया जिसमें हम लोग सर्वे करने वाले हैं वो अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या मान के चलते हैं, स्टेट ही मान के चलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन सर्वे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। लेकिन such type of a survey in which the earth surface is taken as या assumed as curved, तो उसको बोलते हैं हम लोग जियोडेसिक सर्वे, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, एरिया जो होता है वो 250 किलोमीटर से ज्यादा होता है, ये डिफरेंस है ना। सिर्फ एग्जांपल से क्या समझ अपने को, प्लेन सर्वे मतलब ऐसा सर्वे जिसमें अर्थ का सर्फेस हम लोग स्ट्रेट मान के चलते हैं, ठीक, जब हमारा एरिया कितना है 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है। जियोडेटिक सर्वे किसको बोलेंगे, एक ऐसा सर्वे है ना जिसमें जो एरिया है, सॉरी जिसमें जो अर्थ का सरफेस है इसको हम लोग कैसे मान के चल रहे हैं, कर्व मान के चल रहे हैं, है ना। ये कौन सा ज्यादा प्रिसाइज होगा, ये ज्यादा प्रिसाइज होगा, ये रियल है, समझ पा रही हो, तो हमारा असम्पशन है कि भाई अर्थ का सरफेस स्ट्रेट, लेकिन रियल बात क्या है, ये बात है, मतलब जियोडेटिक सर्वे ये ज्यादा एक्यूरेसी वाला काम है, ठीक है। यहाँ तक है बेसिक बेसिक जो हम लोग सर्वे की बात किए थे ना, उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो हम लोग टॉपिक की बात किए थे ना, क्या क्या टॉपिक था हमारा, सबसे पहले हम लोग देखा था इंट्रोडक्शन में, ये सब देखेंगे है ना, क्या क्या देखेंगे वो बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन पहले क्या देखिए, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में एक तो पहले सर्वे क्या क्या किस किस टाइप का हो सकता है हमारा, वो हम लोग देखने वाले हैं। इसी में हम लोग प्लान क्या होता है, मैप क्या होता है, टेप क्या होता है, चेन क्या होता है, कितने टाइप का चेन होता है, उसमें करेक्शन किस किस टाइप का होता है, उसमें जो अगर अपने करेक्शन कम करना है तो किस टाइप का करेंगे, स्टाफ क्या होता है ना, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह क्या क्या होते हैं सर्वे करने के लिए, वो हम लोग देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आएगा हमारा लेवलिंग। लेवलिंग में हम लोग कंटूर के बारे में पहले बात करेंगे ना, कंटूर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ना, कंटूर के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, कंटूर का एप्लीकेशन क्या क्या है। भाई किसी तालाब में अगर हम लोग जाएं तो कंटूर अपने को पता, उसकी कैपेसिटी बता सकते हैं कि वो कितने लोगों को फीड कर सकता है
कोई तालाब है जिसमें से मान लेते हैं तो पानी किसको पिलाना है, कितने लोगों को पिलाया जा सकता है ना, कोई पॉन्ड है कितने लोगों को पिलाया जा सकता है, कितनी कटिंग करनी पड़ेगी, कितनी फिलिंग करनी पड़ेगी, है ना, एरिया कौन सा हमारा अच्छा रहेगा किसी कंस्ट्रक्शन के लिए, वो सब अपने पता चलता है किससे, कंटूर से। कुछ मेथड देखेंगे हम लोग कंटूर का, ठीक है। उसके बाद लेवलिंग में हम लोग ये देखेंगे कि भाई लेवलिंग का मतलब क्या है कि उसमें हॉरिजॉन्टल तो अपन कम ध्यान देते हैं, अपन को मेन वर्टिकल ध्यान देना पड़ता है ना, वर्टिकल प्लेन में एचपीवीपी समझते हैं ना, एजी में पढ़े हुए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, है ना, इसको बोलते हैं अपन वीपी और इसको बोलते हैं अपन एचपी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। देखिए तो एक्चुअली में जो लेवलिंग का काम है वो वीपी में अपन देखते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, दोनों के बीच में वर्टिकल गैप कितना है वो अपन को लेवलिंग से पता चलता है, ठीक है। तो वो सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ये सब देखेंगे कि बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होता है ना, राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या होता है, क्या क्या अपन उसको यूज कर सकते हैं, वो सब अपन उसमें देखेंगे। जो डेटा आप लोगों को इतना सारा मिलता है उस डेटा को करेक्ट करना, न्यूमेरिकल वगैरह भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। ये जो सर्वे है इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसा सब्जेक्ट है सर्वे जिसमें थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों मिलने वाला है, वो सब हम लोग देखेंगे। इसमें लेवलिंग में कुछ स्पेशल टाइप का लेवलिंग देखेंगे, रेसिप्रोकल लेवलिंग मान लेते हैं सर्वे करते हुए जा रहे हैं, बीच में नदी आ गई तो क्या करेंगे हम, है ना, तो वहाँ पे हम करते हैं रेसिप्रोकल सर्वे। मान लेते हैं लाइन ऑफ साइट हमारी इंक्लाइंड है, स्ट्रेट होना चाहिए लेकिन वो इंक्लाइंड हो गई, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव हमारा सही नहीं है, डायफ्राम हमारा सही नहीं है, करेक्शन कैसे करेंगे, कौन सा क्यूमुलेटिव है, कौन सा करेक्शन हम लोग कर सकते हैं, मिस्टेक क्या होता है ना, ह्यूमन एरर क्या क्या हो सकता है, वो सब हम लोग किसमें देखेंगे, लेवलिंग में देखेंगे, ठीक है। लेवलिंग और कंटूरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब अगर 10 क्वेश्चन आने वाले 2-3 क्वेश्चन अपने उसी टॉपिक से लिखिएगा लेवलिंग से, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिए लेवलिंग के बाद कंपास सर्वे, है ना। कंपास सर्वे में बेसिकली क्या करने वाले हैं हम, है ना, जो कंपास सर्वे पढ़ेंगे वो हमारा एंगुलर मेजरमेंट है। कंपास होता है हमारे पास, वो एंगुलर मेजरमेंट देखेंगे कि भाई मेरिडियन क्या होता है ना, एंगल कैसे कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। वो सब हम उसमें देखने वाले हैं, क्या होता है तुम्हारा ट्रू बेरिंग, क्या होती है मैग्नेटिक बेरिंग, है ना, क्या होता है तुम्हारा डिप, क्या होता है तुम्हारा, वो सब हम उसमें देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो टैक्योमेट्रिक सर्वे है ना, टैक्योमेट्रिक सर्वे भी एक टॉपिक लिखा हुआ है। टैक्योमेट्रिक सर्वे हम लोग तब करते हैं जब हमारा हिंड्रेंस आ जाता है, पहाड़ों में जब हमें करना पड़ता है ना, समझ पा रहे हो, कहीं पे माउंटेन फंस गया, कहीं पे हमारा मान लेते हैं हिलॉक आ गया, तो वहाँ पे हम लोग टैक्योमेट्रिक सर्वे यूज करते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पुलिस इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वगैरह भी करना पड़ेगा, उसमें डेरिवेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल पढ़ेंगे ना अपन, तो उसमें हमें उसका डेरिवेशन वगैरह भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए लॉ ऑफ वेट्स में जो बेसिक मैथ्स हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, मीन, मॉड, ना मेरिडियन, ठीक है, मीडियन, ये सब जो अपन पढ़ते थे उसके आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, है ना, वेट क्या होता है, दो डेटा आपको मिल गया, है ना। मान लेते हैं कि भाई जैसे ये हाइट मेजर करनी, संसार में दुनिया में किसी भी चीज़ की ट्रू वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती, ठीक है। देखिए मान चलो मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसकी हाइट जो है ना, वो मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअली में 6 सेंटीमीटर नहीं है, वो अपन रैंडम बोल जरूर है, ट्रू वैल्यू किसी की फाइंड आउट की ही नहीं जा सकती। इसको मैं बोल रहा हूँ कितना, ये 7 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर है, इसका क्या मतलब है, ये 6 सेंटीमीटर लोग रैंडम मान के चल रहे हैं, ये ऑब्जर्व वैल्यू है, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर नहीं होगा, हो सकता है ये 6.0001 होगा, लेकिन ये 6 तो एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ऐसे हम लोग बार बार अलग अलग डेटा लेंगे, मान लेते हैं एंगल मेजर करना है, एक बार एंगल मेजर किए, दो पॉइंट्स के बीच में मानते हैं 30 डिग्री आया, दूसरी बार मेजर करेंगे 30.1 आएगा, तीसरी बार मेजर करेंगे तो 9.9 आएगा। तो जब हम लोग डेटा लेंगे तो कौन सा लेंगे, तो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो बहुत सारे मेथड भी इसमें देखेंगे, इसमें लॉ ऑफ वेट्स में ए का वेट मान लेते हैं 3 है, बी का वेट मान लेते हैं 4 है, प्लस बी दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो उसका वेट कितना हो जाएगा, वो सब लोग उसमें देखेंगे। वेट मतलब वजन की बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस की बात कर रहे हैं, उसके भरोसेमंद कितना है वो डेटा, उसको अपन चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ तक उसमें जो थियोडोलाइट लिखे हो सिर्फ उसमें थ्योरी है ना, एक टॉपिक लिखे हो थियोडोलाइट, उसमें सिर्फ हमारी थ्योरी है, उसमें ये देखने वाले हैं भाई थियोडोलाइट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो किसको वर्टिकल प्लेट बोलते हैं, किसको राइट लेफ्ट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, किसको फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, है ना, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, कैसे मेजर करते हैं, समझ पा रहे, वो सारी चीजें, लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं, है ना, लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसको बोलते हैं, ठीक समझ पा रहे हो, वर्टिकल लाइन किसको बोलते हैं, वो सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, वो थियोडोलाइट में देखेंगे। एक आध क्वेश्चन हमारा आता है थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ देखिए है, इसके अलावा और कौन सा टॉपिक है उसमें, है ना, सर्कुलर सर्व है, एक जो सर्कुलर कर्व है, सर्कुलर कर्व में क्या देखने वाले हैं भाई, एक कर्व होता है हमारा सर्कुलर, एक होता है हमारा ट्रांजिट, ना ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। यहाँ तक जब हम सर्वे करने वाले वहाँ पे मान लेते हैं कर्व है, तो उसमें भी जो अपनी जो जियोमेट्री होती है उसको साइड पे उतारना है ना, प्रैक्टिकली उसको उतारना, थ्योरी को साइड पे प्रैक्टिकली दिखाना, तो सब हम उसमें कर्व में देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये जो इंट्रोडक्शन होगा है ना, इंट्रोडक्शन में तो हम क्या अभी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार एक सिलेबस थोड़ा समझ जाना कि ये सिलेबस करने वाला है, ठीक है। कुछ शॉर्टर सर्वे देखते हैं, टाइप सर्वे फटाफट देखते हैं इसको, टाइप मैं लिखा दूंगा इसको, है ना, अभी तो आपके पास इंट्रोडक्शन देखिएगा, टाइप ऑफ सर्वे समझना, ठीक। प्लेन ऑफ जियोमेट्री तो ब्रॉड लेवल पे हम करते हैं, ठीक है ना, आगे बात करते हैं, ध्यान देना है। कैडेस्ट्रल सर्वे, चेन सर्वे, इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है,
कंपास सर्वे, थोडोलाइट सर्वे, माइनिंग सर्वे, मरीन सर्वे, इसी को हम लोग हाइड्रोग्राफिकल भी बोल सकते हैं, हाइड्रोलॉजिकल, ये सब सर्वे का टाइप है। टोपोग्राफिकल सर्वे, टेक्टोमेट्रिक सर्वे, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या पीडीएम सर्वे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें अपन, इसमें अपन और अगर देखना चाहें तो चलो इतना बेसिक पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, चलो इतना बेसिक बात करते हैं। ध्यान दो, इतने टाइप के जो सर्वे होते हैं ना उनके बारे में थोड़ा थोड़ा दूंगा, उनका पूरा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें मिलिट्री सर्वे भी होता है, समझ जाते हो, ठीक है। कैडेस्ट्रल सर्वे है ना, इस सर्वे का टाइप भी और कुछ नहीं। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है समझना, कैडेस्ट्रल सर्वे एक ऐसा सर्वे है जिसमें हम लोग जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी बाउंड्री लाइन डिफाइन करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक लाइन याद रखो, कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है। कैडेस्ट्रल सर्वे एक ऐसे टाइप का सर्वे, सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना, इसके बारे में जो जो जरूरत है, ये तो हमारा देखो चेन और कंपास दोनों अलग से पढ़ेंगे सिलेबस में, ठीक है। थोड़ा अलग से देखेंगे अपन, ठीक है। हाइड्रोग्राफिकल भी थोड़ा सा देखेंगे अपन, है ना। इसके बाद हम लोग टेक्टोमेट्रिक सर्वे देखेंगे थोड़ा सा, है ना। फोटोग्रामेट्री तो ये हमारे सिलेबस में है, टेक्टोमेट्रिक देखेंगे, ये तो हम लोग देखेंगे जो लाइट पड़ा हुआ है ये हमारे सिलेबस में, ठीक समझना। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी की जो बाउंड्री लाइन है ना उसको जब अपन डिफाइन करते हैं, उसको जब हम लोकेट करते हैं उस सर्वे को बोलते हैं बाउंड्री सर्वे, कैडेस्ट्रल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चेन सर्वे। चेन सर्वे क्या है, ये बेसिकली एक डायरेक्ट सर्वे, एक दो सर्वे में दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट सर्वे और एक होता है इनडायरेक्ट सर्वे। फॉर एग्जांपल यहां से वहां तक की मेरे को लेंथ मेजर करनी है, मैं अगर चेन से करूंगी, टेप से करूंगा तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट सर्वे। लेकिन एक और तरीका होता है कि यहाँ अपन अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किए, वहां पे स्टाफ रख दिए, कुछ रीडिंग अपन लेंगे और अपने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल जाएगा, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट सर्वे। मतलब खुद जाके जब अपन सर्वे कर रहे हैं, रियल में लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट, और जब लेंथ को इनडायरेक्ट मेजर कर रहे हैं किसी साइंटिफिक रीजन के थ्रू या साइंटिफिक कैलकुलेशन के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट सर्वे, ठीक है। तो चेन सर्वे क्या डायरेक्ट सर्वे, इसमें हम लेंथ को डायरेक्ट मेजर करने वाले ये चेन सर्वे अपन इसमें देखेंगे, ठीक है ना। ठीक, यहाँ तक क्लियर। कंपास सर्वे क्या होता है, इसमें एंगल और लिनियर मेजरमेंट दोनों करना पड़ता है, मतलब लेंथ हम मेजर कर लेंगे किसी चेन से, टेप से, जिससे भी करना है अपने को, और एंगल भी मेजर करेंगे किससे करेंगे, कंपास सर्वे से करेंगे, मतलब कंपास को लेकर एंगल मेजर करेंगे, ठीक है ना। थोडोलाइट सर्वे क्या होता है, थोडोलाइट समझते हो ना, क्या होता है क्या क्या पता करते हैं, हां एक इंस्ट्रूमेंट है, डंपी लेवल पे बैठोगे, डंपी लेवल से एडवांस होता है थोडोलाइट ना। क्या होता है थोडोलाइट, बेसिकली क्या मेजर कर सकते हो, एक तो एंगल मेजर कर सकते हैं, कौन सा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये मान लेते हैं हमारा थोडोलाइट है, ठीक है। इसमें टेलीस्कोप लगा होता है हमारा, ठीक है ना। मान लेते हैं इस पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, तो इसको ऐसा घुमा के हम हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल ऊपर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोल है, उसका एंगल मेजर करना है, ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ भी इसमें मेजर किया जा सकता है। थोडोलाइट डंपी लेवल के कंपैरिजन में, देखो सबसे बेसिक में क्या है हमारा डंपी लेवल, डंपी लेवल के कंपैरिजन में थोड़ा सा एडवांस है हमारा थोडोलाइट, ठीक है। तो थोडोलाइट सर्वे बात करेंगे इसमें अपन, और बेसिकली थ्योरी की ही बात करेंगे इसमें, ठीक। नेक्स्ट हमारा माइन सर्वे। क्या होता है माइन सर्वे, अभी देश भर में कोयले की कमी पड़ रही है, क्या क्या चीज़ की बात कर रहे हैं बताओ, क्या कोयले की कमी पड़ रही है, इसके बारे में बोलेगा, बताओ कि अभी करंट में देश में बिजली की कमी पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, क्या कारण है उसको। इंटरव्यू में हम ऐसे तो खेलते हैं, थोड़ा बहुत डिटेल पूछने वाला है, ये तो पूछता है क्या हो रहा है अभी, सिचुएशन क्या है देश में, इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशन क्या है, क्या सिचुएशन, उत्पादन कम होगा किसका, बिजली का, ठीक है। अभी क्या गर्मी चल रही है ना, गर्मी चल रही है, और गर्मी में जो डेली कंजम्पशन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वो ज़्यादा होता है, बिल ज़्यादा आता है ना गर्मी में हमारा। गर्मी में जब हम देखते हैं बिल हमारा कितना आने वाला, गर्मी में 2000, 3000, 4000 रुपये का बिल आता है। नॉर्मल जब अपन ठंड में देखते हैं हमारी बिजली का बिल कितना आता है, 1000 रुपये नहीं आता, 100, 200, 300 रुपये, 1000 रुपये चलो ठीक है, ठंड में भी एसी चलाते होंगे तो 1000 रुपये है, ठीक है। यहाँ तक मतलब अभी जो हमारी बिजली का कंजम्पशन है वो 3 से 4 गुना हो जाता है पर कैपिटा। और जैसे जैसे हम लोग इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया जो है ठीक है विकासशील सबसे डेवलपिंग कंट्री था, धीरे धीरे हम लोग डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और जब से 1991 के बाद से
1991 से ना सन 1991 में क्या है, LPG है ना, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। समझते हो? इंग्लिश में कंफर्टेबल है हिंदी में? हाँ चलो इंग्लिश में बात कर लेते हैं। लिक्विडाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्या है लिक्विडाइजेशन? है ना, उदारीकरण। पहले क्या होता था कि जैसे इंडिया की जो बाउंड्री है ना, इंडिया में हमारा प्रोडक्शन होता है, बाहर की कंपनियों को इतनी आसानी से हम लोग अपने यहाँ नहीं लगाए सकते। जैसे चाइना की कंपनी को बोलती है कि भाई आप इंडिया में हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे, 1991 से पहले ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ है ना, जो रसिया पहले समझ लो ना, सोवियत संघ USSR, ठीक है। अभी रशिया एक कंट्री है, पहले अभी जो 15-20 कंट्रीज है ना उनको मिलाकर पहले एक होता था, सोवियत संघ बोलते थे उसको, क्या था, USSR। उसमें यूक्रेन भी एक था, लड़ाई झगड़ा था, यूक्रेन भी एक था, क्रीमिया भी एक था। ये जो फर्जी डॉक्टर बनते हैं जो पेंटिंग निकाल पाते हो जाकर वहीं रसिया चले जाते हैं, ये उज्बेकिस्तान वगैरह के चले जाते हैं, फिर तुम्हारा यूक्रेन बहुत लोग जाते हैं, समझ पा रहे। ये सब जो पहले एक कंबाइंड थी USSR, उसके बाद क्या हुआ, वो टूट गया अलग अलग देशों में। USSR अलग अलग देशों में टूट गया, जिसमें यूक्रेन है, क्रीमिया है, बाकी छोटे और सारी कंट्रीज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो उसके बाद क्या हो गया कि दुनिया मतलब यूनिपोलर हो गई। पहले दो महाशक्तियां, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में। 1945 में जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद हमारे पास दो शक्तियां हो गई थी, एक हो गया था अमेरिका और एक हो गया था रशिया। एक जो मानता था डेमोक्रेसी को, अमेरिका डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, और रशिया हाँ कम्युनिज्म को, में बोलेंगे कम्युनिज्म, साम्यवाद। क्या फर्क है दोनों में? ज़्यादा अपन नाटक में नहीं घुसना है, फिर पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि यही बनना है तो पढ़ना पड़ेगा उसको। क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं ना। डेमोक्रेसी हम लोग बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी, और एक होता है हमारा कम्युनिज्म। क्या फर्क है दोनों? ये दिस इज फॉलोड बाय अमेरिका एंड इंडिया, दिस इज फॉलोड बाय रशिया और चाइना। मतलब क्या फर्क है बताओ? डेमोक्रेसी टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब है ना, लोकतंत्र का मतलब क्या कि भाई हम लोग बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, समझ पा रहे? डेमोक्रेसी मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर आदमी समान है, ठीक है, यहाँ तक हर आदमी इक्वल है। मतलब मुकेश अंबानी का वोट भी उतना ही मायने रखता है जितना हमारा वोट मायने रखता है, जितना एक भिखारी का वोट मायने रखता है, समझ पा रहे हैं? एक आदमी मतलब एक वोट, ठीक है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, ठीक है, यहाँ तक समझ पा? लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। जनता अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है खुद चुनती है, उसको बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेसी, ठीक है, यहाँ तक। और एक होता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है? साम्यवाद। साम्यवाद क्या बोलता है? मतलब इसकी विचारधारा थोड़ी बहुत ना मार्क्सिज्म समझते हैं, मार्क्सवाद और माओवाद है ना, ये सब थोड़ी मिलती जुलती है। कम्युनिज्म क्या बोलता है? डेमोक्रेसी में क्या है कि जैसे एक आदमी हमारा जो मुकेश अंबानी, उसके पास मान लेते हैं डेली का उसका 1000 करोड़ का मान लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है। हमारा प्रॉफिट कितना होता है? हमारे पास मान लेते हैं 50 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। कोई बेगर है मान लेते हैं वो 10 रुपये कमा रहा है, ठीक है। कम्युनिज्म क्या बोलता है पता है? कि जितना पैसा है देश में, मतलब अमीरों का जो पैसा है उसको छीन लो, और गरीबों का जो पैसा है, मान लेते हैं एक आदमी के पास 1000 रुपये, एक आदमी के पास 100 रुपये और एक आदमी के पास 85 रुपये। 1000 वाले को भी लो, 100 वाले को भी लो और 50 वाले को भी लो, तीनों को कंबाइन करो और तीनों का एवरेज निकालो और तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको बोलते हैं कम्युनिज्म। समझ पा रहे हैं? मतलब सब जो मजदूर हैं, पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, गरीब है, सबके पास समान प्रॉपर्टी होनी चाहिए और समान लाइफ स्टाइल होना चाहिए। ये किसकी विचारधारा है? तो कम्युनिज्म, ठीक। यहाँ तक भी ठीक है, चलो। लेकिन एक आदमी जो मेहनत से कमाया है, पूंजी को जो मेहनत से कमाया, मुकेश अंबानी मान लो 50 साल में कमाया, और एक आदमी जो पीपा के पड़ा है, तो उसका पैसा इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऐसा कम्युनिज्म मानता है, जो कि पॉसिबल नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्या, ये जो कम्युनिज्म है ये उस चीज़ के लिए वायलेंस को अपना एक मीन बनाना चाहता है, चाहे हिंसा करनी पड़े, चाहे लोगों को मारना पड़े, चाहे ब्लडी रिवॉल्यूशन करना पड़े, है ना, रक्त रंजित अपने को क्रांतिकारी करना पड़े, लोगों को मारना पड़े, पूंजीपतियों को मारना पड़े, वो सब कम्युनिज्म की धारा है। जैसे माओवाद मारते हैं ना ये लोग, माओवादी लोग मारते हैं क्योंकि विचारधारा वहीं से है कि भाई जो गरीब है आदमी, इसका क्यों गरीब है? क्योंकि पैसे वाले लोग इनका हक खा रहे हैं, तो क्या करो, पैसे वालों को उड़ाओ, मारो और उनका पैसा लूटो और गरीबों में बांटो, ठीक। समझ पा रहे हैं ना? ये विचारधारा कहाँ से है? ये कम्युनिज्म से निकल के है। रसिया इसी पे चलता है, चाइना इसी पे चलता है, हमारे यहाँ माओवादी लोग जो है ना इसी पे चलते हैं, नक्सलाइट भी एक टाइप का कम्युनिज्म, क्योंकि जो वायलेंस से बिलीव करते हैं, ठीक। यहाँ तक तो ये सब जो ये इनका जो झगड़ा था है ना, अमेरिका और रसिया, ये दो महान कंट्रीज थी जो आपस में लड़ती थी। लेकिन 1991 के बाद क्या आ गया, इसका तो अस्तित्व खत्म हो गया, कम हो गया, क्योंकि USSR क्या हो गया, हमारा विघटित हो गया, ठीक। तो अब जो है दुनिया डेमोक्रेसी की तरफ तो आई है, साथ साथ कैपिटलिज्म में हमारा भरोसा बढ़ा, पूंजीवाद में हमारा भरोसा बढ़ा और नई नई कंपनियां जैसे जैसे बनती गई हमारी 1991 के बाद पर, वैसे वैसे हम लोग प्रोग्रेस करते गए, विकासशील
देश से अब हम लोग क्या जा रहे हैं, विकसित देशों की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। माइंस, अच्छा हम लोग बिजली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो चूंकि देश तरक्की कर रहा है तो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़ा। पहले के ज़माने में सोचो, जब मम्मी पापा के ज़माने में क्या होता था, गाँव बताते गाँव में एक स्कूटर होता था, उसको एकदम पता नहीं, एकदम मतलब दूर मानते थे, समझ पा रहे। गाँव में इसका स्कूटर लूना होता था, उसको लगता था मेरे पास हवाई जहाज है। क्योंकि गाँव में नहीं होता, गाँव में 1 या 2 घरों में टीवी होता था। आज कितने घरों में टीवी? हर घर में टीवी, समझ पा रहे हो। 1 या 2 घरों में मोटरसाइकिल होती थी। आज की डेट में लगभग मोटरसाइकिल तो हर घर में। पहले के ज़माने में मतलब जिले में 2-4 लोगों के पास अगर मिल गया कार तो पता नहीं क्या है उसके पास। आज की डेट में एकदम हो गया, आपको तो मिल जाएगा EMI में, समझ पा रहे हैं ना। 5,000 रुपये EMI पड़ा तो तुरंत तुम्हारे घर में आकर कार खरीद चाहिए, 0% में कार फाइनेंस हो जाएगा, समझ पा रहे। सब कैसे चालू हुआ? कल का जो रिपोर्ट आया वो है कि इंडिया में लगभग 6.7% लोगों के पास कार है, लगभग 7% लोगों के पास कार है। मतलब 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 10 करोड़ लोग हमारे ऐसे जिनके पास क्या है, कार। ठीक है, यहाँ तक सबसे ज़्यादा गोवा में 45% लोगों के पास कार है। हर 100 में से 45 घरों में क्या है वहाँ पे कार है गोवा में। और सबसे कम है कहाँ होता है? बिहार में 2%। 100 घरों में सिर्फ 2 ही घरों में कार है। बिहार थोड़ा पोअर स्टेट है ना, ज़्यादा वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नहीं है, डेवलप नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ पा रहे हो। माइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कोयला, हमारे यहाँ जैसे जैसे बिजली का कनेक्शन बढ़ा, हमारे यहाँ कोयले की कमी हो गई। अभी पूरी यात्री ट्रेनें जो है ना, जो ट्रेन होती है वो बंद है, बहुत सारी सुने होंगे पेट्रोल पड़ते हुए। बहुत सारी ट्रेन डायरेक्ट टिकट नहीं मिल रहा है। लोकल वगैरह कहाँ चल रही है? रायपुर जाना लोकल बंद है, डोंगरगांव जाना लोकल बंद है। कारण क्या कि वो जो हमारी ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, उसमें कोयला दौड़ रहा है ना। हम लोग इतना रात दिन उन लोग काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं और कोयला कोल निकालना कि हमको बिजली बनानी है, बिजली की कमी है हमारे यहाँ। छत्तीसगढ़ में सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है तो अपने को पता नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 10 घंटे 14 घंटे 15 घंटे तक बिजली बंद है। राजस्थान में पता करोगे 14-15 घंटे बिजली बंद हो रही है, ऐसा बताते हैं, है ना, समझ पा रहे हो। लगभग इंडिया का वही हाल है। छत्तीसगढ़ में 1 घंटा 2 घंटा हो रहा होगा भले, लेकिन लगभग हमारे सरप्लस बिजली होती है, जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा हम लोग पैदा बैठाते हैं, समझ पा रहे हो। लेकिन कोयला तो हमारा है, इंडिया का 3rd या 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का छत्तीसगढ़। सेकंड हो गया। कभी वो 2 तरीके से होता है, एक होता है स्टोरेज के हिसाब से और एक होता है प्रोडक्शन के हिसाब से। भाई जैसे हमारे यहाँ मानते हैं टीम जो है 100% है, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, समझ पा रहे। हमारे यहाँ हीरा भी बहुत है, डायमंड है, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, वो तो स्टोरेज में है। अबूझमाड़ में तो एशिया का सबसे बड़ा रिजर्व है आयरन ओर का, लेकिन 1 किलो नहीं निकाल रहा है। अबूझमाड़ से कहाँ निकालता है? पैराडील से निकलता है, अबूझमाड़ से नहीं निकलता। अबूझमाड़ समझते हो ना, अबूझमाड़ मतलब नारायणपुर का एरिया। ठीक है, यहाँ तक तो माइन सर्वे अपने करना पड़ता है। माइन सर्वे मतलब खेत में कोयला निकालना, नीचे कितना कोयला बचा है, कितना डेप्थ है, अंदर जाके हम लोग सर्वे करते हैं। वो भी हमारा इसी का पार्ट है, वो होता है माइन सर्वे। ठीक है, मरीन सर्वे, समुद्र में जो सर्वे हम लोग करने वाले हैं, है ना, सी सर्वे जो अपन करते हैं हमारा मरीन सर्वे। ठीक है, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे मतलब हाइड्रोग्राफिकल सर्वे मान लेते हैं रिवर के बीच में अपने को क्या बनाना है, ब्रिज बनाना है। ठीक है, यहाँ तक ब्रिज बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, कॉफर डैम से, कॉफर डैम बनाना पड़ता है। तो आगे बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, जब हम लोग अभी सिर्फ हम लोग ये मानते हैं हमें कुछ भी पता है, इसमें मैं एकदम बेसिक से बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हाइड्रोग्राफिकल सर्वे क्या होता है? जब जो मान लेते हैं बिल्डिंग बनानी है अपने को जमीन में, तो अलग टाइप का सर्वे हो गया, लेवलिंग हो गया। ठीक, लेकिन वही स्ट्रक्चर मान लेते हैं अपने को पानी की किसी बॉडी के अंदर बनाना है, वाटर बॉडी में बनाना है। ठीक है, यहाँ तक टेम्पल बनाना है मान लेते हैं, जैसे अपने यहाँ चंदपुरी में बना है ना, समझ पा। चंदपुरी में कौशल्या माता मंदिर बना है, रायपुर में राम वन पथ गमन मार्ग छत्तीसगढ़ बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक पानी के अंदर अपने कोई बिल्डिंग बनाने क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे स्टाफ लोग तो नहीं उतर जाएंगे ना हम लोग। ठीक, तो वहाँ पे जो सर्वे करना पड़ता है वो हमारा हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, बॉयल्स होते हैं, फायदा होता है। हमारे यहाँ नाव में जाकर सर्वे करना पड़ता है, नाव में बैठे रहते हैं हम लोग, वाले क्यों निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट और नीचे डिप करके देखते हैं डेप्थ कितनी, थोड़ा आगे जाके वहाँ डिप करके देखेंगे तो हम लोग उसका क्या मिल जाएगा, एक मैप बन जाता है ना, एक समझ पा रहे, एक अलाइनमेंट मिल जाता है कि भाई स्ट्रक्चर कैसा है नीचे का, उसके हिसाब से हम कटिंग फिलिंग कर लेते हैं। तो ये सब होता है हमारा हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। कंक्रीटिंग करना पड़ता है पानी के अंदर, है ना, ट्रिमिंग बैग होता है, पानी के अंदर एक पाइप जाता है और कंक्रीट को छोड़ता है, फिर पाइप जाता है नीचे अंदर और धीरे धीरे अपन बना लेते हैं। एक और टाइप का होता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग, सुने होंगे ना, मान लीजिए पूरी बॉडी है, अपन एक पाइप डालता है, हॉलो पाइप डालता है, उसके बाद इसके अंदर पानी निकाल लेते हैं। ठीक, अब ये खाली हो गया बीच में, है ना, अब इसमें कंक्रीट पूरा। ठीक है, बहुत मजेदार ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, मतलब इससे अच्छा सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता दुनिया में। ठीक है, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोग्राफिकल में क्या फर्क है? ये भी पानी, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है, पानी के अंदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे क्या होता है कि भाई मान लेते हैं पानी, बारिश हुई, रेनफॉल कितना हुआ, प्रेसिपिटेशन हमारा कितना हुआ, बेस फ्लो कितना हो गया, रन ऑफ कितना हो गया, ठीक है, इवेपोरेशन कितना हुआ, इवेपोट्रांसपिरेशन कितना हुआ। ठीक, आज की डेट में मान लेते हैं पानी अपने यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना, रेनफॉल रेनगेज जिसको बोलते हैं, रेनगेज हमारे यहाँ लगा है। मान लेते हैं आज की डेट में बारिश, अभी नहीं सुनते हो गए, दिमाग में नहीं आता कभी
बताते हैं इस बार मानसून जो है वो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्या मतलब है इसका कि भाई छत्तीसगढ़ में 120 सेंटीमीटर एवरेज पानी गिरता है, इस बार उससे थोड़ा ज़्यादा गिरेगा। मानसून हमारे कब आता है छत्तीसगढ़ में? लगभग बस्तर टच करता है 15 जून के आसपास। सुन रहे ना, 15 जून के आसपास नहीं। अरे अभी तो बात कीजिए इंडिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ पे मेडागास्कर आइलैंड, इधर अफ्रीका, ठीक है। मानसून किधर से आता है? इधर से तो आता है। साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं ना इसको, ये साउथ है, ये वेस्ट है। साउथ वेस्ट मानसून बीच से आ रहा है, कहाँ टच करता है? पहले आता है, टकराता है यहाँ से केरल में, ठीक, टकराता है, 2 ब्रांच में बढ़ जाता है, इधर बढ़ जाएगा और एक इधर बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं, ये कौन सा सी है? अरेबियन सी, और ये बे ऑफ बंगाल, तो इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी वाले, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच मानसून की, और इसको बोलते हैं अरेबियन सी वाली ब्रांच, ठीक। छत्तीसगढ़ में जो पानी गिरता है वो 10% इससे और 90% बे ऑफ बंगाल से, छत्तीसगढ़ यहाँ पास है ना, ठीक। तो 1 जून के आसपास ये घटना होती है जब वो केरल से टकराता है, 1 जून के आसपास, ठीक। 15 में तो हो गया हमारा 15 जून, और यहाँ तक 1 जून को टकराता है यहाँ से, और धीरे 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 जब यहाँ पहुँचता है 15 जून के आसपास वो छत्तीसगढ़ को टच करता है। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि वो 7 जून को टच करेगा। सब कैसे करते होंगे? कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ना प्रेडिक्ट करने का। हाँ, अल नीनो, ला नीना पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना बता दूंगा उसमें। अल नीनो होता है जब भारत में ज़्यादा बारिश होती है, कम बारिश होती है। अल नीनो, ला नीना, ये बचपन में शायद नहीं पढ़े होंगे या पढ़ेंगे होंगे, पता नहीं। सीजी पढ़े तो नहीं होगा। यूपीएससी में पढ़ते हैं उसमें, लेकिन ये ला नीना अल नीनो ये हमारे सिलेबस में भी रहता है, हल्का बेसिक बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है, यहाँ तक। तो अभी जो बात कर रहे हैं अपन छत्तीसगढ़ में, कि यहाँ ये छत्तीसगढ़ है, बस्तर से एंट्री होती है मानसून की, 15 जून नॉर्मली होता है, इस बार बोल रहे 7 जून पहुँच जाएगा। ये सब सर्वे वगैरह करते हैं अपन, है ना, पानी के बारे में या बारिश के बारे में, जो भी अपन कैलकुलेशन वगैरह है, ये सब होता है हमारा हाइड्रोलॉजी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ पा रहे हो? बेसिकली मतलब ये WRD में काम आएगा ना भाई, नदी में कितना पानी रहेगा, कितना अपन रोकेंगे, कितना एमसी पानी की जरूरत है। नदी का कैलकुलेशन में नदी ऐसे नहीं बहती रहती, पूरा डेटा रहता है हमारे पास, उसमें कितना पानी है, कितना पानी लोग निस्तारी के लिए, पेयजल के लिए यूज़ करने वाले हैं, पोटेबल वाटर वहाँ से फिल्टर होने वाला है, कितना लोग खेतों में डालने वाले हैं, कितना पानी हमारे पास स्टोरेज है, कितना लोग इंडस्ट्री को देंगे। वो सीमेंट फैक्ट्री नदी के किनारे, वो भी जब परमिशन रहती है पानी उसके लिए रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पूरा कैलकुलेशन है, उससे कहाँ से हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। यहाँ तक टोपोग्राफिकल सर्वे कोई एक ऐसा सर्वे है जिसमें अपने को फॉरेस्ट वगैरह में ज़्यादा होता है, जिसमें अपने को नेचुरल जो फीचर्स हैं उनको अपने को लोकेट करना पड़ता है, भाई ये नदी है, ये, ठीक है। टेक्नोमेट्रिक सर्वे क्या होता है? इनडायरेक्ट टाइप ऑफ सर्वे, है ना। फोटोग्राफिकल सर्वे मतलब जहाँ पे खुद नहीं पहुँचा जा सकता, जहाँ पे अपन फिजिकली नहीं पहुँच सकते, ठीक है। यहाँ तक जैसे ये हमारा छत्तीसगढ़ को, ठीक है। यहाँ तक पहले हम लोग ये मान के चलते थे कि शिवनाथ जो है कहाँ से निकलती है? राजनांदगांव से निकलती है ना। पहले क्या मान के चलते थे कि शिवनाथ कहाँ से निकलती है? राजनांदगांव से निकलती है। अब ये कुछ ऐसा इसका फ्लो है, हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। बाद में सर्वे किया गया, पता चला कि ये थोड़ा इधर आगे से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से निकलती है, पता चला। तो बाराबंकी से नहीं निकलती, कहाँ से निकलती है? गढ़चिरौली से निकलती है। ये सब कहाँ से देखे होंगे लोग? ओरिजिन पता है, नदी का खुद तो नहीं जाएंगे पैदल पैदल, समझ पा रहे हो? कई बार इसको फोटोग्राफिकल सर्वे करना पड़ता है। या मान लेते हैं कि डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को लद्दाख में मान लेते हैं पोस्टिंग करनी है हमारे जवानों की या सोल्जर्स की, ठीक है। यहाँ तक अब उसकी हाइट कितनी है ना, समझ पा रहे हैं? कितनी गहराई पे वो है, कितनी हाइट पे वो, सब अपन क्या खुद तो जाके नहीं करने वाले सर्वे। तो क्या होता है उसके लिए अपना सर्वे इंस्ट्रूमेंट या फोटोग्राफिकल सर्वे करते हैं, हेलीकॉप्टर बोलो या तो ड्रोन आ गया, वो ऊपर फ्लाई करेगा और पिक्चर्स लेते जाता है, नीचे की पिक्चर्स लेते जाएगा और हमारे पास ऑप्टिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल अवेलेबल है, फोकल लेंथ, समझ लो, फोकल लेंथ, फोकल हाइट, वो सब हम कैलकुलेशन करते हैं। अपन ये बता देंगे, जैसे ये मानते हैं हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ड्रोन उड़ रहा है और नीचे में एनिमेशन है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे खाई है, तो यहाँ से फोटोग्राफ्स के थ्रू अपन को ये बता देगा कि गहराई कितनी होगी, इसके नीचे ये डेप्थ कितना है, इस रिवर की लेंथ कितनी, वो सारी चीजें अपन बता देगा फोटोग्राफिकल सर्वे के थ्रू अपने को ये बता देता है, ठीक है। यहाँ तक ये हम करने वाले। ईडीएम क्या होता है? ईडीएम है ना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या डिस्टेंस मेजरिंग मशीन, ठीक है। यहाँ तक ये ईडीएम क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि लेजर लाइट, देखे थे लेजर लाइट, बचपन में नहीं चलता, 20 रुपये में लेते थे, टॉर्च में अलग अलग उसमें फोटो बनते रहता है, ठीक है। यहाँ तक मान लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोल है, ये इलेक्ट्रिक पोल है, इसकी हाइट जो भी होगी वो होगी एक्सिस की हाइट, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पे कोई आदमी, इसको पता करना है कि इसकी हाइट कितनी है, कैसे पता करेगा? टेप लगे तो नापेगा नहीं, चढ़ के खंभा में चढ़ के तो आप नहीं मालूम, तो करने क्या वाला है वो, उसके हाथ में एक ईडीएम मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग मशीन होती है, ठीक है। लेजर के जैसा वो क्या करेगा, तुरंत इतना ही बड़ा होता है ना, एक जो देखिए तो इतना ही बड़ा होता है, ठीक है। क्या करेगा उसमें, जैसे लेजर अपन मारते हैं वैसे
तो ऐसा लेजर लेगा तुरंत नीचे की रीडिंग ले लेगा, ठीक है यहाँ तक क्लियर है ना। वो क्या करेगा लेजर से इसकी रीडिंग ले लेगा, फिर इसकी रीडिंग ले लेगा और उसको हाइट पता चल जाती है। एलिवेशन और उससे सॉल्व एलिवेशन ठीक है उससे सॉल्व होता है, ठीक है यहाँ तक क्लियर। आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे। ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे एक ऐसा सर्वे जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल मतलब क्या, जैसे इसी को अपने ऊपर मान लेते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल कैसे लगा सकते हैं अपन, ना राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट पता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को इजीली मेजर कर सकते हैं टेप से। मान लेते हैं कितना आ गया अपना, मान लेते हैं 10 मीटर आ गया मेजर करके, ठीक है। अगर आपको ये एंगल पता चल रहा है, एंगल भी पता करना कोई बड़ा काम नहीं है ना, अपन कंपास से पता कर लेंगे, थोड़ा से पता कर लेंगे। ये एंगल मान लेते हैं आगे 45 डिग्री, ये नहीं बता पाओगे, प्रिंसिपल नहीं लगा दोगे tan का, है ना, समझ पा रहे हो क्या हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू x/10, मतलब x इज इक्वल टू tan 45, इसकी वैल्यू होती है 1, मतलब x इज इक्वल टू 10 मीटर। समझ पा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल जहां पे लगा सकते हैं अपन, वो सर्वे होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पूछेगा भी तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का प्रिंसिपल लगा देना बस, उसके अलावा आज तक कभी नहीं पूछा, गेट कभी नहीं पूछा, गवर्नमेंट में भी नहीं पूछा, ठीक है। प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है? प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे पहली बात तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखते हैं उसका। प्लेन टेबल सर्वे जो है ना, उसमें कुछ मतलब वर्च्यूज भी हैं और कुछ उसका ड्रॉबैक भी है, कुछ उसमें गुण भी है और कुछ उसमें अवगुण भी है। गुण क्या है प्लेन टेबल सर्वे का? पहली बात तो क्या कि प्लॉटिंग और ऑब्जर्वेशन हम लोग साथ साथ करते हैं। लेवलिंग में क्या करना पड़ेगा भैया, अपन साइड में गए पूरा बैक साइड पूरा रीडिंग ले आया, बैक साइड फोर साइड, और ऑफिस में आके कैलकुलेशन करेंगे तो भाई कितना कटिंग फिलिंग करना पड़ेगा। प्लेन टेबल सर्वे में क्या होता है, लेकिन प्लेन टेबल सर्वे में क्या हो जाता है, प्लेन टेबल सर्वे में ये प्लेन टेबल सर्वे लगाया अपन और ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग हम साथ साथ करते हैं ना। ऑब्जर्वेशन कर रहा है नीचे सीट में हमारा बनते जा रहा है, ये खास बात है कि इसमें ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग साथ साथ होती है। नेक्स्ट क्या, जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है या जहाँ पे जैसे अपन कंपास लेके जाएंगे और अगर मान लेते हैं बीएसपी के ऑफिस के अंदर अपने को सर्वे करना है, ठीक है, कंपास लेके गए या अपन फोटो लाइट लेके गए या ट्राइपॉड लेके गए, सब में क्या लोहा लगा हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा और वहाँ पे भी लोहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट कारण हमारी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आती, थोड़ा बहुत क्या आएगा पलटेगा, ठीक। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, जहाँ पे अपना जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है वो काम नहीं करेगा, वहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लेन टेबल सर्वे करेंगे। क्योंकि प्लेन टेबल में क्या है, लकड़ी का प्लेन टेबल है तुम्हारे पास, ऊपर में ईडी की शीट लगी हुई है 5 रुपए की और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अपन, ठीक है, यहाँ तक वहाँ पे थोड़ा ना इफेक्ट होगा। लोहे को पेपर से क्या फर्क पड़ता है, समझ पा रहे हो, मैग्नेटिक इफेक्ट तो वहाँ पे आने नहीं वाला, तो वहाँ पे हम लोग करने वाले प्लेन टेबल सर्वे। ड्रॉबैक क्या है, एकदम कम्बर्सम है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, टीडियस प्रोसेस है प्लेन टेबल, एक जगह करते रहो, थिन वायरेशन मेजर करते हैं इससे, समझ पा रहे हो, एक ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या कि ये जो प्लेन टेबल सर्वे है ये बारिश में नहीं कर सकते है ना, प्लेन पेपर में कर रहे हैं सर्वे, पानी गिर जाएगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एरर भी इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और लास्ट हमारा मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे क्या होता है, मिलिट्री सर्वे, मिलिट्री सर्वे जैसे मान लेते हैं हम लोग की पोस्टिंग हो गई MES में, SSC निकाल दी, BRO में चले गए, BRO समझते हो, बॉर्डर बहुत मतलब जिसको ना थोड़ा सा उसका शौक रहता है ना, थ्रिल का है ना या एडवेंचर्स का, तो उनको उनके लिए बहुत बढ़िया जॉब है। इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग भी है, समझ पा रहे हो, और जान का जोखिम भी है ना, पसपोलिया क्या देखिए वो भी है, मतलब डायरेक्ट नहीं लड़ रहे, इनडायरेक्ट लड़ी थे वहाँ पे। और जिनको एकदम रिमोट एरिया में काम करने का शौक है ना, जैसे मानते चला एक रफ मान हाँ सब ये मान लेते हैं बेसिक हम लोग इंडिया का मानता है, क्या कहते हैं हमारी जो सीमाएं हैं ना वो बहुत ज़्यादा फैली हुई, ठीक है। 4000 किलोमीटर तो हम बांग्लादेश के साथ बनाते हैं, 4096 4096 किलोमीटर, ठीक, समझ पा रहे हैं, 4096 किलोमीटर के आसपास हम बांग्लादेश से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारी जो बाउंड्री बनती है किसके साथ बनती है, बांग्लादेश के साथ, अगर जमीन की बात करते हैं, इधर भी अपने, ठीक। अब BRO रोड बनाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, अभी तो लेह लद्दाख आधा एरिया हमारा दबा के रखा है कौन, चाइना, अक्साई चाइना बोलते हैं उसको, ठीक है। POK हमारा आधा दबा के रखा है कौन, पाकिस्तान, पाक के ऊपर कश्मीर दबा के रखा है, ठीक है। तो हमारे पास तो आप बचा कम, ठीक। अब ये भी चल रहा है कि कभी आगे झगड़ा मत कर दें, कभी गलवान घाटी में झड़प हो जाती है, कभी कच्चा तीर क्या बांग्लादेश से झगड़ा हो जाता है ना, पाकिस्तान के साथ कभी पठानकोट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, समझ पा रहे। तो अपने को अपनी बाउंड्रीज को बनानी ना, कहीं अपने को जरूरत पड़ गई और वहाँ पे खाई है, नदियाँ हैं, कैसे पहुँचेंगे हमारे सामान, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करते क्या है, पूरे बॉर्डर्स पे हम लोग सड़कें पर बनाते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ है हमारी बाउंड्री, देखो
ये बाउंड्री हमारी है चाइना के साथ, चाइना चाइना चाइना, ये चाइना, ठीक। ये आगे नेपाल छोटा सा, ठीक। उसके बाद हमारी बाउंड्री इधर भी चाइना अरुणाचल है, फिर इधर हमारी बाउंड्री किसके साथ है, म्यांमार के साथ है। ये पूरी बाउंड्री हमारी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है ना। और ये जो हमारा सिरदर्द है ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री, ठीक। श्रीलंका तो क्या कभी अपना झगड़ा होता नहीं है, लेकिन फिर भी भड़काने वाले बहुत है इसको, चाइना सबको भड़काते रहते हैं, चाइना को श्रीलंका को भी अभी ऑक्यूपाई कर ही रहता है। हाँ, हम्मन टोटा एयरपोर्ट है यहाँ पे, हम्मन टोटा कब्जा पे रखा हुआ है उसको चाइना, चाइना घेर रहा है इंडिया को। तो हम लोग भी क्या करेंगे भाई, जो हमारी बाउंड्री है यहाँ पे सड़कें बनाएंगे, ठीक, समझ पा रहे हो। तो जो बीआरओ में जाते हैं ना, उनकी पोस्टिंग यहाँ पे होती है, यहाँ पे जैसे सड़क बन जो बता रहे थे अभी, अटल टनल बीआरओ वाले बनाए हैं, है ना। लद्दाख में सड़क बन रही बीआरओ वाले बनाते हैं, बढ़िया जॉब है, मतलब अच्छी जॉब है सर, जैसे चैलेंजिंग जॉब है, मतलब काम के टाइम इंजीनियरिंग टाइप का लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट में आ गए तो है ना, भाई घिसा पिटा है, सीसी रोड बनाना है, आंगनबाड़ी तक ले जाना है ना, 200 मीटर की सड़क बनानी है, तो चैलेंजिंग नहीं रहता है। इससे जो हम लोग तो बहुत चैलेंजिंग है, मतलब अपना दिमाग में नहीं लगा सकता, क्योंकि मतलब पहले से पैटर्न बना हुआ था। तो पानी टंकी बनानी है 40 के 50 के 100 के, पानी टंकी पहले बहुत सारी बनी बनाना, लेकिन वहाँ पे ऐसा सिचुएशन मिलता है जो आज तक पहले कभी हुआ नहीं। पार्ट सीपीएम को बेहतरीन यूज़ करोगे, सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, बड़े बड़े इंजीनियर आएंगे, जाके सर्वे करोगे, हेलीकॉप्टर में सर्वे करने जाओगे, यहाँ सर्वे कोई नहीं करता। सर बेस्ट यूज होगा, बेस्ट यूज होता है, मतलब बेहतरीन सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन जिसको घर में नया जो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब, ठीक समझ पा रहे हैं। ये सब काम मतलब बीआरओ का, और मिलिट्री सर्वे उसके अंदर आ जाएगा। जैसे अपनी सड़कें बनानी है, हम लोग जो ब्रिज बनाते हैं, हमारा ब्रिज तो 2 साल का टाइम नहीं होता है, 6 साल में नहीं बनता है, ठीक समझ रहे हैं, 10 साल में नहीं बनता, बढ़ते जाती है, कॉस्ट बढ़ते जाती है। और वहाँ पे तो भाई बीच में अचानक ट्रेन से आ गया और मिलिट्री इंजीनियर हो और अपने को कल तक वहाँ निकलना है, रातों रात पुल खड़ा कर देते हैं, रात भर में ब्रिज बन जाता है। रात भर ब्रिज बना, कॉन्क्रीट को तो बनाएंगे नहीं, प्री स्ट्रेस के कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, या लकड़ी का पुल बना देते हैं, कैसे भी कर लेंगे, रात भर में पुल बना देते हैं हमारे मिलिट्री के इंजीनियर से बना, ठीक है। बीच में कुछ और समझ पा रहे हो। तो ये बेसिक टाइप ऑफ डिस्कशन हमारा सर्वे, ठीक है। हम जो पढ़ने वाले को रेड मार्क लगा हुआ है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेबस के, ठीक है। और इंट्रोडक्शन पर इतना ही देखते हैं, ठीक है। कल अपन देखेंगे मतलब सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करोगे, मतलब साथ साथ लिखाते जाना है कि नोट्स लिखते जाना है? सर लिखते जाएंगे, साथ साथ लिखते जाओगे ना। कल अपन जो इंट्रोडक्शन है 15-20 मिनट लगेगा इतना लिखने में, फिर अपन टॉपिक चालू करेंगे, प्लान मैप क्या होता है ना, करेक्शन क्या क्या होता है, चेन टेक पर पढ़ना चालू करेंगे। कल से सिलेबस पूरा चालू करेंगे। फ्रेश कॉपी बनाना, कंटिन्यू आओ तो फ्रेश कॉपी बनाना, ऐसे रफ कॉपी मत देना, कोई मतलब ही नहीं पड़ता। अपना लिखा हुआ याद रहेगा, अपना लिखा हुआ ना याद रहता है, बाकी सेम चीज़ जो लिखी है वो मतलब प्रिंट करके दूंगा बुक में तो नहीं समझ में आएगा, खुद की राइटिंग से पढ़ा हुआ समझ आता है, क्लिक करता है वो, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी अपनी सबसे ज़्यादा अपने को ना लिखा हुआ याद रहता है, ये वाला सबसे ज़्यादा याद रहता है। उसके बाद अपने को सुना हुआ याद रहता है, सबसे लिस्ट जो अपने को याद रहता है वो देखा हुआ, जैसे अपन देख लो सबसे लिस्ट याद रहता है सबसे ज़्यादा, समझ पा रहे हो। तो ये एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या 4 ऑप्शन दिखता है और जाने का बोलते हैं अपन बी लगा दो, सही हो जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सेव रहता है अपने पास। कैसे कोई पूछेगा ना क्यों लगाया बी, नहीं पता, बस मन किया तो बी बोल दिया, सही रहता है आंसर, वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहता है, कहीं ना कहीं सुने रहता है। वो सब चीज़ अलग अलग है, तो याद रखा, फ्रेश कॉपी लेके आना, कल से मेन अपन इसको